तो शुरू करें फिर। अच्छा, कल जो हम जी लोग, सर। हाँ जी, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स और जो इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन था, उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कल के में? नहीं सर। नो सर। ठीक है। हेलो। जैसे सर आपने बताया था कि जो हिमालय पर्वत में काराकोरम श्रेणी है, हाँ, लद्दाख और ट्रांस हिमालय, तो सर ये हम अगर आ जाए तो ये यूरेशियन प्लेट का भाग होगा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग होगा? देखिए, ये जो है ये यूरेशियन प्लेट पर इनका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि अच्छा अच्छा सर। हाँ, इंडिया जब टकराया तो यूरेशियन प्लेट पर ट्रांस हिमालयन बना, और जो इंडियन प्लेट है उसमें हमारा हिमालयन जो है उसका डेवलपमेंट हुआ। वृहद हिमालय बना सर इसमें। हाँ जी, हाँ जी, जो हिमालयन पूरी रेंज तो है, वराहद हिमालय, मध्य हिमालय और जो हमारे पास शिवालिक है वो इंडियन प्लेट में है, और ट्रांस हिमालय यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर ये हमारे पास यूरेशियन प्लेट पर है। ठीक तो है। काराकोरम, लद्दाख, ये दोनों श्रेणियां यूरेशियन प्लेट का भाग होंगी? हाँ, ट्रांस हिमालय में आपकी तीन आती हैं तो ज्यादा ही, लेकिन बेसिकली हम लोग ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर, जो कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत का नाम जानते हैं आप? जी जी सर। हाँ, शिव जी की ससुराल जो है। हाँ हाँ सर। सर पीर पंजाल भी इसी में आता है सर। नहीं नहीं नहीं, पीर पंजाल तो मिडिल मध्य हिमालय मध्य का हिमालय सर, पार्ट है। मध्य हिमालय। अच्छा। पीर तो पंजाल सर तो, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह ये सब ये। हेलो। हाँ, सियाचिन, सियाचिन आपका ट्रांस हिमालय में आता है। सियाचिन ग्लेशियर जी जो सर। है वो ट्रांस हिमालयन का पार्ट है ग्लेशियर में। ठीक है। ठीक ठीक, ओके सर। हाँ थैंक यू जी। सर। चलिए, एक हमको भी बता दीजिए कि जो करेवाज हैं, है ना, अच्छा हाँ, करेवा, ये झीलें हाँ हाँ सर। नहीं नहीं, झीलें नहीं, करेवा। नहीं। हाँ हाँ, करेवा, जम्मू कश्मीर। हाँ, करेवा क्या था? कौन बताएगा करेला डॉक्टर सर साहब? काली। स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल था, सॉइल। जी सर। हाँ, स्पेशल। काली मिट्टी है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू सॉइल क्या कश्मीर में मतलब पाई सर? जाने वाली एक मिट्टी है सर, जहाँ पर केसर और अंगूर की ये खेती होती सर। है। ओके, सॉइल। जी जी जी। हाँ जी, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बेसिकली जो करेवा है इसका मराइन ओरिजिन है। ये माना जाता है कि बहुत साल पहले जब पृथ्वी का डेवलपमेंट हो रहा था और ये गोंडवाना लैंड वगैरह वगैरह जब मूव कर रही थी, तो ये हिस्सा समुद्र में दबा हुआ था, समुद्र के नीचे था। फिर बाद में हमारे पास कुछ जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस हुई जिससे कि वो जमीन ऊपर उठ गई। ठीक है। जी। तो ऊपर उठने हाँ के सर। बाद जो वहाँ की मिट्टी है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो भी है उनकी मात्रा ज्यादा है, कंकड़ टाइप की मिट्टी है वहाँ की। और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह और ऐसे ही मिनरल्स की मात्रा वहाँ पर ज्यादा है, तो ये मुफीद बैठती है आपका केसर वगैरह की उपज के लिए। ठीक है ना। और अगर हम जी सर। एग्जैक्टली इसकी लोकेशन पूछे तो जम्मू कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का एरिया। ठीक है, आप लोग न्यूज में सुनते होंगे डोडा वगैरह, है ना, उसके आसपास का एरिया। जी। अच्छा, हम अच्छा। लोग अब आगे शुरू करें। सर फिजिकल जी सर। डिवीजन और बता दीजिए सर। देखिए, फिजिकल डिवीजन जो इंडिया का था वो हमारे पास एनसीईआरटी में 6 फिजिकल डिवीजन दिए हैं, और कई जगह पर 4 दिए हैं, आपका वाणी वगैरह में 4 दिया है, और हमने शीट पे 5 रखा है। तो जो फिजिकल डिवीजन है, सबसे पहले हमारे पास अगर हम नॉर्थ से शुरू करें तो पहला हमारे पास आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसमें हिमालय वगैरह है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा फिजिकल डिवीजन जो इंडिया का किया गया है, वो है नॉर्दर्न प्लेन्स का, यानी कि उत्तर के मैदान, जिसको हम गंगा यमुना दो आप वगैरह बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय भारत आता है। तो ये हमारे पास 3 हो गए। चौथा हमारे पास जो कोस्टल एरियाज हैं, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं, यानी कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तटीय मैदान हैं, वो तटीय है। मैदान है सर। हाँ, वो है। उसके अलावा हमारे पास जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये हमारे पास है। एनसीईआरटी में हमारे पास एक एडिशनल और इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे कि इनकी संख्या 6 हो जाती है, और उसमें शामिल किया है हमारा मरुस्थल यानी कि थार मरुस्थल। ठीक है, तो ये जी 6 सर। हमारे विभाजन है। एक चीज और यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर जो सबसे पुराना है वो हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत यानी कि प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और जो सबसे नया है वो हमारा है उत्तर का मैदान। जी सर। ठीक है, क्योंकि उत्तर का जी सर। मैदान हिमालय के बनने के बाद बना, क्योंकि उत्तर का मैदान बेसिकली बना है हिमालयी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ भी है। ठीक है, यहाँ जी तक सर। क्लियर? तो जी सर। यस हाँ सर। जी, तो आगे बढ़े फिर हम लोग। जी सर। यस सर। हाँ, तो अभी पिछली क्लास में जो हिस्ट्री की थी हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था,
और प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों ने काफी चीजें देखी थी और उसमें एक चीज देखी थी कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास हिस्टोरियंस है उन्होंने डिवीजन करके रखा है 3 पार्ट में। ठीक है, तो सौरभ हैं, सौरभ बताएं यहाँ पर जो 3 डिविजन्स थे वो कौन कौन से थे। मीनाक्षी आप बताएं। आप हेलो, हाँ जी सौरभ जी बताएं। पैलोलिथिक, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नहीं, नियोलिथिक। नहीं, ये जो डिवीजन आप बता सर रही है ये प्रोटो हिस्ट्री। हाँ सर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल है। हाँ अरे भाई, हाँ, तो जो अभी आप ओके सर, सॉरी वो हाँ वो जो आप पैलियोलिथिक वगैरह बताया है वो बेसिकली कौन सा मटेरियल वो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग किया गया है ना। ओके स्टोन सर। एज और आपका फिर उसके बाद हमारे पास चालकोलिथिक एज, फिर ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज। ठीक, यस तो सर। हम लोग आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। मैंने उस दिन बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी जो आती है वो प्रागैतिहासिक काल में आती है। हाँ, जिसके स्क्रिप्ट्स मिले हैं। सही बोला मैंने कि गलत बोला? क्या सर सर, आपने नहीं इंग्लिश में सर, बोल दो, इंग्लिश में बता दो। इंग्लिश में आद्य आद्य ऐतिहासिक में आती है। आद्य ऐतिहासिक में। हाँ मैंने गलत बोला। जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइज, मैं ऐसे बीच में तो गलत बोलता जाऊंगा, ठीक है, तो आप मुझे सुधारिएगा, ठीक है ना। ओके तो ओके सर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 3 पार्ट जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर यानी कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो डिवीजन किए गए थे वो था हमारा पहला प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा था हमारे पास प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक पीरियड, और तीसरा था हमारे पास ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इनमें क्या अंतर है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इस विभाजन के आधार पर आपकी आती है प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए आती है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो है, स्क्रिप्ट तो है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को अभी बट तक डेसिफर नहीं किया जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो क्योंकि पढ़ा नहीं जा सका है इसलिए किसमें आ गया, आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक में। प्रोटो स्टोरी। ये बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो डिवीजन था वो जो मटेरियल यूज किया जा रहा है मेनली अपने औजारों में, हथियारों में और बाकी उपकरणों में, उनके आधार पर उसको डिवाइड किया गया था। तो वो हमारे पास स्टोन एज था। स्टोन एज के 3 पार्ट थे, पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण काल, दूसरा था हमारे पास मेजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, और तीसरा था हमारे पास नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल। पाषाण काल के बाद हमारे पास तांबे का और जो स्टोन था उसका साइमल्टेनियस इस्तेमाल शुरू हुआ, तो उसका नाम रखा गया ताम्र पाषाण काल यानी कि कॉपर स्टोन एज, या इसी को एक नाम से और जानते हैं चालकोलिथिक एज। ठीक, कांस्य युग के बाद हमारे पास आता है ताम्रपाषाण युग के बाद हमारे पास आता है कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज। और हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि जो ब्रॉन्ज एज है सिंधु घाटी सभ्यता उसी ब्रॉन्ज एज का पार्ट है, कांस्य युग सभ्यता का पार्ट है ये। ठीक है, कांस्य युग में अगर हम बात करें तो केवल एक अकेली सिंधु घाटी सभ्यता ही कांस्य युग सभ्यता का भाग नहीं है। 2 और सभ्यताएं हैं जो इस कांस्य युग सभ्यता का भाग हैं। उनमें से एक हमारे पास है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, और दूसरी हमारे पास मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के ही एक हिस्से को हम लोग सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब लाइव भी पढ़ रहे हैं तो शीट सेकेंडरी है, ठीक है। मैं जो भी बोलता जाऊं उसको आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, मन में बैठालते जाइए, और अगर मन करे तो उसको इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते जाइए। अगर लिखने में छूट रहा है तो मुझे बोल दीजिए, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस है वो सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं और बता रहा हूं, ठीक है। जी सर। क्योंकि
बेसिकली फायदा आप लोगों का होना चाहिए ना। अब शीट क्या है, शीट कभी कभी सर्कुलेट हो जाती है, तो शीट के सर्कुलेट होने से उन सब लोगों को भी फायदा हो जाता है जिन्होंने मेहनत नहीं करी है। ठीक है ना? तो इस पर ध्यान दीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप चाहें तो सर लिखते भी। बट सर शीट से ना रिवीजन करना ज्यादा आसान है। हाँ शीट से जो आप जिससे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं जैसे सुबह मेट्रो में ट्रेवल कर रहा होता हूँ, हाँ और एनसीईआरटी जो आपने दी है वो काफी ज्यादा पेजेस की है। हाँ तो उससे तो फिर वो अगर मैं उससे पढ़ूंगा तो सर उससे तो फिर मैं नोट्स बनाऊंगा, वो तो बहुत टाइम टेकिंग है। देखिए, इसका एक रास्ता, एक फायदा ये भी है कि मैं आपको कल से इसके वीडियोस भेजना शुरू कर दूंगा। ठीक है? और हाँ सर, वो बेटर है। इसका एक फायदा ये भी है, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तो ईयरफोन लगाइए कान में और सुनते जाइए। जी जी, वो लेकिन मैं रिवाइज करता हूँ सुबह। हाँ ठीक है। जी। तो थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा दिक्कत था, तो वीडियोस अब क्योंकि बीच में ये वीडियोस बंद हो जाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं, तो इनको कंबाइन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो अब वो कंबाइन होने शुरू हो गए हैं, तो आपको कल से या बेसिकली आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जो पहली क्लास थी उसका मैं आज ही आप लोगों को दे दूंगा। सर वीडियो वाला बेस्ट रहेगा कि कभी भी रिवीजन कर सकते हैं हाँ, हम और उसमें सारी बातें होंगी जो मैं बोलूंगा। ठीक है? जी सर। लेकिन लिखते भी जाइए, कोशिश करिए कि लिखते भी जाएं, जो हाँ इंपॉर्टेंट सर। चीजें या जो नई चीजें आपको पता चले वो लिखते जाइए, है ना? जी ठीक जी है, सर। सर। तो आगे बढ़े। सर अच्छा। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। सर जैसे मस्तिष्क का आकार 400 सीसी है, तो सीसी का फुल फॉर्म क्या है सर? सीसी का फुल फॉर्म है क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हिंदी में। अच्छा अच्छा, ओके हाँ सर। जी। थोड़ा डाउट जैसे था। गाड़ियां नहीं आती हैं 180 सीसी 200 सीसी, वैसे दिमाग का भी हाँ सीसी में सर। था। ठीक ठीक सर, ओके सर, थैंक ठीक है। अच्छा चलिए, हम लोगों ने थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं। हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि शुरुआत में जंगलों में घूमते थे, उसके बाद इन्होंने एक जगह रुकना शुरू किया, फिर धीमे धीमे बस्तियां बनी, है ना, घर बनाना शुरू किया, गांव बनने शुरू हुए। तो कई हजार साल जब बीत गए, तो कई हजारों साल में ये धीमे धीमे इनमें सभ्यता आनी शुरू हुई, और सभ्यता आने के बाद संस्कृति का युग शुरू हुआ। ठीक है? अब हड़प्पा के पहले भी कई संस्कृतियां रही होंगी, प्राक हड़प्पा सभ्यताएं थी, उसके पहले भी कुछ सभ्यताएं रही होंगी, लेकिन उनके प्रमाण अभी हमें नहीं मिले हैं। जो सबसे सॉलिड प्रमाण मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता और इसके थोड़ा पहले की प्राक हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता को भी कई इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता का ही भाग माना है। तो हम उन सबको एक साथ हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। ठीक है ना? यू जी सर। हाँ। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, बेसिकली आ, ये उस समय की दो बड़ी नदियां थी, जिनमें से एक नदी हमारे पास अभी भी मौजूद है, इसको हम लोग आज सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। और एक दूसरी नदी थी जिसका नाम है घग्गर हक्कारा। घग्गर हक्कारा। इस नदी के जो तट थे, इस नदी के आसपास के एरियाज में ये जो सभ्यता थी इसका डेवलपमेंट हुआ था। अब सिंधु नदी तो अभी भी हमारे पास है, लेकिन जो घग्गर हक्कारा नदी है वो हमारे पास सूख चुकी है। घग्गर हक्कारा को आप भले ही इस नाम से ना जानते हो, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है, उस नाम से हम सभी उसको जानते हैं, सरस्वती नदी। ठीक है? तो जो घग्गर ये हक्कारा है, सरस्वती नदी का नाम था। हाँ, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये वो वाली सरस्वती नहीं है जो आपके इलाहाबाद में संगम में लुप्त नदी है, जी। ये वो सरस्वती। हरियाणा के पास में है सर। हाँ, हरियाणा की तरफ जो है, और इसके अभी कुछ साल पहले सैटेलाइट से सर्वे किया गया था, तो इसके साथ से भी मिले हैं ये कहाँ कहाँ से बहती थी। जी सर। तो जो घग्गर हक्कारा है और जो सरस्वती नदी है वो एक ही है, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये वो सरस्वती नहीं है, माइथोलॉजिकल सरस्वती नहीं है जो यमुना में संगम में बहती है। क्लियर? यस तो सर। इसका जो बेसिकली कंसंट्रेशन था, इसके जो भी हमारे पास स्थल या साइट्स का जो बेसिकली कंसंट्रेशन था, वो उनमें से 80% जो इसके स्थल पाए गए हैं वो घग्गर हक्कारा और सिंधु नदी के जो है तट के आसपास के एरिया में पाए गए हैं। तो क्योंकि इसका जो बेसिक कंसंट्रेशन इन नदियों के आसपास था, इसीलिए इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता के नाम से हुआ। अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सिविलाइजेशन का जो सबसे पहली जगह जो खोजी गई थी वो हड़प्पा थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली हमारे पास तीन नाम आ गए इस सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता। ठीक, लेकिन जो मोस्ट कॉमन नाम जो ज्यादा यूज होता है और जो ज्यादा मान्य है वो है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जी सर। दूसरी बात है कि तो हमारा तीन नाम कौन? पहला नाम हमारे पास हड़प्पा सभ्यता। ठीक, दूसरा नाम जी सर। हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा हमारा सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सर। ठीक ठीक। ठीक है, अब ओके। ये जो हमारे पास सभ्यता थी ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, और आज माना जाता है कि ये सभ्यता लगभग जब अपने बिल्कुल उरूज पे थी, अपने टॉप पर थी, तो ये 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। ठीक है, यानी कि जितना एरिया आज के भारत का है लगभग इसका 1/3 के आसपास का एरिया ये कवर किए हुए थी। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सभ्यता थी ये। ठीक, क्लियर यहां तक? अब यहाँ जी पर सर। अब Yes, यहाँ हाँ अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो हमारे पास 1826 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, हेलो, आ रही आवाज आप हाँ लोगों सर। को? जी सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे चार्ल्स मैसन। वो भटकते भटकते इस सर एरिया में, आवाज हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही सर है। आपकी आवाज आप बोलते रहिए आप। ठीक है, कोई नहीं। तो अच्छा। चार्ल्स मैसन भटकते भटकते घूमते फिरते इस एरिया में पहुंचे, और चार्ल्स मैसन वो पहला आदमी था जिसने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा को देखा। ठीक है, कि एक टीला है और यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ रही हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ पर पहले कोई सभ्यता निवास करती थी 1826 में। और अपना उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उस आर्टिकल में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया। 1826 में चार्ल्स मैसन के बाद फिर 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यहाँ का दौरा किया और घूम फिर के वापस आ गए। पहचान नहीं पाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद आपको पता होगा कि 1853 में भारत में रेल आई थी, है ना? जी सर। 1853 में भारत में रेल आई थी जो हमारे पास आपको पता है ठाणे तक चली थी। और उसके बाद पूरे भारत में जो ट्रेन था उसका जो जाल बिछना शुरू हो गया था। तो 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक रेल की पटरियां बिछाए जाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उस प्रोजेक्ट में जो उसके प्रोजेक्ट हेड थे उनका नाम था जॉन ब्रंटन। उन्होंने क्या किया, अब वहां पर रेल की पटरियों को बिछाने में, क्योंकि जमीन से थोड़ी सी, आप कहीं भी देखते होंगे जो भी रेल की पटरियां वो जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाई जाती हैं कि अगर बारिश में पानी वगैरह भर जाए तो पटरियां डूबे ना। तो उस समय भी वही था, तो उसको ऊंचा करने के लिए मलबे की जरूरत थी। तो उनको ये टीला दिखाई पड़ा हड़प्पा का, और उन्होंने उस हड़प्पा के टीले को खोद के वहां से मिट्टी, जो इमारतों के अवशेष थे और ईंटें वगैरह उखाड़ के वो रेल की पटरियां बिछा दी उसके ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता की जो आधे से ज्यादा जो वहां के एविडेंसेस थे वो रेल की पटरियों के नीचे चले गए। उसके बाद 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम दोबारा से जाते हैं और वहां से उनको कुछ पत्थर के औजार, कुछ पॉटरीज यानी कि मृद भांड, और जो बैल की मोहर आप देखते हैं, है ना, बैल की कुबड़ वाले बैल की एक मोहर बड़ी दिखाई पड़ती सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कुबड़ वाले बैल की मोहर टाइप की वहां पर उनको मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं पहचाना। 1921 में फिर से यहाँ पर एक खोज शुरू हुई जिसका जो वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो थे दयाराम साहनी। और इसका जो हेड थे वहां उस समय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के हेड थे वो थे जॉन मार्शल। तो उनके डायरेक्शन, हेलो, हाँ जी, कुछ पूछना है आपको? तो जॉन मार्शल उस समय के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था उसके महानिदेशक थे, और उनके डायरेक्शन में दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले यहाँ पर खुदाई शुरू करी और हड़प्पा सभ्यता का
उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर ऐसी कोई सभ्यता है जो बहुत पुराने जमाने की है और जिसकी अपनी कोई आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि ये कांस्य युग की सभ्यता थी और कांस्य युग की हमारे पास दो और सभ्यताएं थी। पहली कौन सी थी? मेसोपोटामियन सभ्यता, और दूसरी हमारे पास थी कांस्य युग की सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि कांस्य युग की सभ्यता होने के बावजूद भी सिंधु घाटी में आपको कांसे का यानी कि ब्रॉन्ज का ज्यादा यूज देखने को नहीं मिलता है। वहां पर अधिकतर यूज हुआ है पत्थर का और तांबे का। ठीक है जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी जी नो सर, ठीक सर एक बार हड़प्पा सभ्यता में जो दयाराम सानी थे उन्होंने किसके अंडर में खोज की थी इसकी? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जॉन सर मार्शल, मैं नोट कर लेती हूँ जस्ट। हाँ जी हाँ जी, जॉन मार्शल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उस समय वो डायरेक्टर जनरल थे। नहीं। चले आगे बढ़े फिर। जी सर। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि हड़प्पा सभ्यता की जो इतनी इंपॉर्टेंस है वो क्यों है? हड़प्पा सभ्यता की इंपॉर्टेंस इसलिए है, माइक अपना ऑफ कर लें प्लीज, बाकी लोग जब पूछना हो तभी ऑन करें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आज से यानी कि 2600 बीसी के आसपास की बात है और उस समय में इसको एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन माना गया था, नगरीकृत सभ्यता थी ये, और एक बिल्कुल प्लान्ड जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ये डेवलप होकर चल रही थी। दूसरी खास बात है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी। कृषक समाज नहीं था, यहाँ पर व्यापारिक समाज था और ये बेसिकली व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करते थे। माइक ऑफ कर लें प्लीज। किसका माइक ऑन है? प्रभाशंकर का होना है। बंद कर लें प्लीज माइक अपना अपना, क्योंकि डिस्टरबेंस होने लगता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि इसका जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो एक्सटेंशन था वो ऊपर जम्मू कश्मीर में एक है मांडा, चिनाब नदी के किनारे, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा तक इसका विस्तार था। दक्षिण में ये महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद, वहां तक इसका विस्तार था। पूरब में ये उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी जो गाजियाबाद से गुजरती है उसके पास आलमगीरपुर है जगह, उत्तर में इसका विस्तार यहाँ पर था। और पश्चिम में ये अफगान ईरान सीमा में सुख्ता जेंडोर या सुख्ता गेंडोर नाम की जगह है, वहां तक इसका विस्तार था। ध्यान रखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर उत्तर में जहां तक इसका विस्तार है वो हिंडन नदी के किनारे है, सॉरी पूरब में जो विस्तार है वो हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिम में जो विस्तार सुख्ता गेंडोर है वो दश्क नदी के किनारे है। महाराष्ट्र में दायमाबाद यानी कि दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां तक इसका विस्तार है, और ये जो दायमाबाद है वो प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, कोई बताएगा कि जो प्रवरा नदी है वो किस दूसरी नदी से संबंधित है? गोदावरी से सर। हाँ, अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि गोदावरी नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण गंगा, है ना, उसकी सहायक नदी है, यस सर, उसकी सहायक नदी है प्रवरा नदी। तो यहां तक ये क्लियर? ओके ठीक सर जी प्लीज सर। आज की क्लास रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, हम भेज देंगे। आज से आपको रिकॉर्डिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। आज इस क्लास के ठीक बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास नंबर पहली की, यानी कि वैसे क्लास नंबर 2 है ना। पहली वाली में तो कुछ खास हुआ नहीं था, दूसरी वाली की आज को आपको आज हम दे देंगे और बाकी दोनों कल आपको मिल जाएंगी, आज वाली और कल वाली।
ठीक है। ठीक है सर। चलिए अब ओके यहाँ पर सर। थोड़ा सा हम लोग समझते चलते हैं कि सबसे पहली चीज जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका जो सिटी प्लान है, नगर विन्यास की पद्धति। तो जो यहाँ का जो नगर विन्यास है, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, शहर बसे हुए थे, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि केवल शहर नहीं थे, थोड़े थोड़े गांव भी मिलते हैं, क्योंकि अगर गांव नहीं होंगे तो खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो ये लोग व्यापार किस चीज का करेंगे। तो गांव भी थे, लेकिन बेसिकली ये एक नगरीय सभ्यता थी, शहरीकृत सभ्यता थी, और नगर बसे हुए थे और बिल्कुल प्लान्ड नगर थे। तो यहाँ पर माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ये ग्रिड पैटर्न पर इसके नगरों का बसावट हुई थी, ग्रिड पैटर्न पर बसावट हुई थी। ग्रिड पैटर्न कैसे बना था? तो यहाँ पर जो सड़कें थी उनको इस तरीके से बनाया गया था कि सड़कें बिल्कुल सीधी थी, कहीं पर भी मुड़ती नहीं थी, और सभी सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर यानी कि समकोण पर कट करती थी। तो अगर 2 रेखाएं या 4 रेखाएं या 10 रेखाएं जा रही हैं और कुछ सीधी हैं कुछ क्षैतिज हैं, तो वो और एक दूसरे को अगर काटेंगी समकोण पर, तो एक ग्रिड यानी कि जाल का निर्माण हो जाएगा। तो ये उसी आधार पर बनी हुई सभ्यता थी। नगरों का जो निर्माण हुआ था वो जाल पद्धति यानी कि ग्रिड पैटर्न पर हुआ था। ठीक है। गांवों में जो मकान थे उनको ये बनाने में मिट्टी की ईंटों का प्रयोग होता था, और जो शहरी मकान होते थे वो पकी हुई मिट्टी से बनते थे। ये जो पकी हुई मिट्टी थी, जो ईंटें थी, वो बेसिकली या तो मिट्टी को कड़ी धूप में सुखाकर पकाया जाता था, या उनको जैसे आजकल भट्टे होते थे उस भट्टे में पकी हुई पकाकर उनको बनाया जाता था। तो इसका जो नगर नियोजन का जो पहला पॉइंट आता है कि नगर ग्रिड पैटर्न पर बने हुए थे। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या है कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती थी, समकोण पर कट करती थी, जिससे कि एक जाल टाइप का बन जाता था और देखने पर ये शतरंज की बिसात ऐसा लगता था। दूसरी बात है कि पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। जो शहर है वो बेसिकली 2 भागों में बटे होते थे। ठीक है, जनरली जो शहर है वो 2 भागों में बटे होते थे। अगर हम ये देखें शहर का एक डायग्राम मान के इसको चले, एक मैप मान के चलें, तो यहाँ पर एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। बेसिकली किसी भी शहर का जो पश्चिम वाला हिस्सा था, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मैप देखेंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, दाएं हाथ की तरफ ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो नगरों का जो पश्चिम एरिया होता था, पश्चिम वाला भाग होता था, वहां का हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर उठकर बनाया जाता था और ये एक दीवार से घिरा हुआ होता था। ठीक है, इस हिस्से को हम लोग सिटाडेल, दुर्ग टीला या गढ़ी के नाम से जानते थे। नाम से सिटाडेल, सिटाडेल, दुर्ग टीला या गढ़ी के नाम से जानते थे। और जनरली ये हमारे पास शहर के पश्चिमी भाग में होता था, ऊंचाई पर बनाया जाता था। जो दूसरा हिस्सा होता था उसको हम लोग लोअर टाउन बोलते थे। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये जो दुर्ग, ये जो सिटाडेल है, इसमें दुर्ग बंदी होती थी। ठीक है, जो पूरब की तरफ का हिस्सा या इसके अलावा बाकी हिस्सा होता था उसको हम लोग बोलते थे लोअर टाउन या निचला नगर बोलते थे उसको। यहाँ पर माना जाता है कि ये हिस्सा हमारे पास सामान्य जनता के निवास का स्थान होता था, और ये जो सिटाडेल होता था यहाँ पर विशिष्ट लोग यानी कि जो नोबल्स होते थे या अमीर लोग होते थे या जो शासक वर्ग था उसका निवास स्थान यहाँ पर सिटाडेल में होता था। जो सिटाडेल हिस्सा था, मैंने भी बताया कि ये एक तरीके से सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ होता था। ठीक है, लेकिन एक इलाका ऐसा है कालीबंगा। कालीबंगा हमारे पास एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहां पर दुर्ग टीले के साथ साथ यानी कि सिटाडेल के साथ साथ जो लोअर टाउन है उस लोअर टाउन को भी सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। ठीक है, तो कहां पर लोअर टाउन को भी सुरक्षा दीवार से घेरा गया है? कालीबंगा में। कालीबंगा। ठीक है, दूसरी बात एक और मिलती है कि लोथल और सुरकोटडा, ये भी 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर हैं। लोथल और सुरकोटडा में गढ़ी यानी कि जो ये आपका सिटाडेल है, ये सिटाडेल भी और जो लोअर टाउन है, इन दोनों को ही
एक ही सुरक्षा दीवार से, यानी कि एक ही दीवार से घेरा गया था। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। नॉर्मली केवल ये जो सिटाडेल है यही घिरा होता था रक्षा दीवार से। कालीबंगा में आवाज आ रही है? यस सर। जी यस सर। आ जाने देते हैं बाकी लोगों को भी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। आप वो कालीबंगा का क्या बता रहे थे, एक बार बता दीजिए सर उसको हाँ हाँ, प्लीज। मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी सारे लोग आ जाएं एक बार फिर से, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जनरली ये जो सिटाडेल वाला हिस्सा था यही हमारे पास एक दीवार से, यानी कि किलेबंदी इसी की होती थी, यानी कि एक सुरक्षा दीवार से, एक प्रोटेक्टिव वॉल से ये घिरा होता था। लेकिन कालीबंगा में ये जो सिटाडेल है ये भी दीवार से घिरा हुआ है, और ये जो लोअर टाउन है ये भी दीवार से घिरा हुआ है। यानी कि दो अलग अलग दीवारें, एक दीवार सिटाडेल के चारों तरफ और दूसरी दीवार लोअर टाउन के चारों तरफ। क्लियर? जी सर। ठीक है, मतलब दो दीवारें हैं सर हाँ, कालीबंगा में। मतलब सिटाडेल अलग किलेबंदी है सिटाडेल की, और लोअर टाउन की अलग किलेबंदी है। ठीक है, ओके ओके सर। लेकिन दो जगहें ऐसी मिली हैं जहां पर सिटाडेल को अलग से किलेबंदी नहीं की गई है, बल्कि ये जो बाहरी एरिया है इस पूरे पूरे शहर को बाहर से ही दीवार से कवर कर दिया गया है, यानी कि पूरे की एक ही किलाबंदी है, अलग से सिटाडेल की किलाबंदी नहीं की गई है। और वो दो जगहें हैं, एक लोथल और दूसरी सुरकोटडा। यानी कि लोथल और सुरकोटडा में जो सिटाडेल है और जो निचला नगर यानी कि लोअर टाउन है वो एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। सर बाकी की जगह पे दो दीवारें हैं और लोथल और सुरकोदा में एक ही दीवार है। कालीबंगा में दो दीवारें हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सर एक क्वेश्चन है। हाँ यस सर ये सुरकोटदा हाँ, और कांगेडोर ये दो अलग जगह है ना? ये दो अलग अलग हैं। सुरकोटडा अलग है और हमारे पास सुक्ता गेंडोर अलग है। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे इनकी लोकेशन भी कि ये कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिली। एक बात और ध्यान रखें कि अभी मैंने लोथल और सुरकोटडा के बारे में बताया कि लोथल और सुरकोटडा में जो सिटाडेल था और जो लोअर टाउन था वो एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। घिरा। लेकिन यहाँ पर बाकी जगहों से एक एडिशनल अंतर और मिलता है। वो अंतर ये है कि लोथल के हेलो, लोथल के साथ सर कौन सी जगह थी दूसरी? सुरकोटडा, सुरकोटडा। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। अभी एक चीज और यहाँ पर डिफरेंस आपको इन्हीं दोनों जगहों पर मिलता है कि जनरली मैंने बताया कि जो सिटाडेल है वो पश्चिमी सिरे पर है ना, पश्चिम की तरफ, नगर के पश्चिमी भाग में सिटाडेल मिलता है। लेकिन लोथल और सुरकोटडा ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर जो सिटाडेल है वो पश्चिम में नहीं है, बल्कि वो शहर के साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में है। यानी कि इस जगह पर बिल्कुल अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये देखिए, ये चीजें किताबों में नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम ऐसा आरओ का देखा गया है कि हमको ये सब जानना जरूरी है। ठीक, कि सर अगर दक्षिण पूर्व ना? हाँ, दक्षिण पूर्व में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा डिटेल में चलना मजबूरी है जिससे कि हम दूसरों से आगे रहें। ठीक है, और कोई ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स और यस सर फैक्ट्स हो सही जाएंगे बस। तो यही चीजें यस आपको सर बाकियों से अलग बनाएंगी।
हाँ सर सर क्लियर हो रहा लोथल है और अभी। सुरकोटदा दोनों जगहों पे ना। हाँ जी लोथल और सुरकोटडा वो सीता रेल जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में दक्षिण है। पूर्व में है, पश्चिम में नहीं है। लोथल और सुरकोटडा में हमें दो डिफरेंसेस मिले। पहला डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सिटाडेल को अलग से किलेबंद नहीं किया गया है, बल्कि पूरा नगर एक ही लोअर टाउन किलेबंदी के में है। साथ। हाँ, और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो सिटाडेल है वो पश्चिम में ना होकर दक्षिण पूर्व में है। यस सर। एक सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। धौलावीरा नाम का एक साइट है, धौलावीरा नाम की एक जगह है जो एक इम्पोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसकी खासियत ये है बाकी खासियतों के साथ कि वो दो भागों में विभाजित नहीं है, बल्कि वो तीन भागों में विभाजित है। ठीक, कौन? धौलावीरा दो भागों में विभाजित नहीं है, बल्कि धौलावीरा तीन भागों में विभाजित है, जिनमें पहला आपका सिटाडेल यानी कि दुर्ग टीला हो जाता है, दूसरा आपका लोअर टाउन है, और एक नया यहाँ पर मिलता है जिसको बोलते हैं मध्यनगर यानी कि मिडल टाउन। ठीक है, तो धौलावीरा तीन भागों में विभाजित है, सिटाडेल, मिडल टाउन और लोअर टाउन। बात समझ में आ गई यहाँ तक? जी सर। यस सर। ठीक, दिमाग में जा रहा है ना सारा कुछ? यस सर। यस सर, सब कुछ जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास में नगर योजना एक मोटा मोटा देख लिया। अब बात करते हैं कि मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग हुआ है, और बेसिकली पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक, मकान वगैरह बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मकान जब हम लोग बनाते थे ये लोग, तो मकान को बनाने में ईंटों की चुनाई में वही तकनीक यूज करते थे जो हम लोग आज यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। आपने अगर कभी कोई घर बनते देखा होगा या दीवार बनते देखी होगी, तो उसमें पहले ईंटों को बेड़ा बेड़ा रखते हैं पहली एक रो में, और उसके बाद अगली रो में ईंटों को उसके पैरेलल रख देते हैं, तिरछा करके, है ना? जी सर। जैसे पहले ईंटों को इस तरह रखते हैं, और उसके बाद अगली रो में ईंटों को ऐसे ऐसे रखते हैं, जी है ना? तो इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। और इसी तरीके से जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के मकान थे, उनमें भी चुनाई की, दीवार बनाने की, ईंटों को लगाने की यही तकनीक इस्तेमाल की जाती थी। क्लियर पॉइंट? यस। यस सर। ठीक है। एक बार दोबारा बताइए इसको, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल का। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल बेसिकली आज जो हम लोग तकनीक यूज करते हैं उसी को इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पर ईंटों को पहले अगर इस तरीके से रखा गया पहली रो में, तो अगली रो में ईंटों को उनके ऊपर इस तरीके से रखा जाता है। इससे क्या होता है, मकानों में जो दीवारें हैं वो ज्यादा मजबूती पाती हैं और उनमें भार सहने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, क्लियर? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ईंटों की जुड़ाई में गारे का इस्तेमाल किया गया है। गारे का मतलब ये नहीं कि सीमेंट उस जमाने में थी, सीमेंट नहीं थी, बल्कि ईंटों की जुड़ाई के लिए मिट्टी और जिप्सम, इसको मिला के गारा बनाया जाता था और उसका इस्तेमाल करते थे इनको जोड़ने में। ठीक है, तो ईंटों की जुड़ाई में गारे का इस्तेमाल होता था, जिसमें मिट्टी, गीली मिट्टी और जिप्सम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी बात है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो सड़कें हैं राइट एंगल पे काटती हैं, और सड़कों के साथ साथ ही नालियां बनाई गई हैं पानी की निकासी के लिए, ड्रेनेज के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। इतना जो आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम था उस जमाने में किसी भी और सभ्यता में नहीं पाया गया है, और उसके बाद भी कई सभ्यताओं में नहीं पाया गया है। ठीक है, तो जो नालियां थी, उन नालियों की जुड़ाई में भी जिप्सम का प्रयोग होता था, और जो नालियां होती थी वो भी पकी हुई ईंटों से ही बनाई जाती थी। ठीक,
एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जैसे आज हम लोग देखते हैं कि भट्ठों में ईंटें बनती हैं, तो वैसे ही उस जमाने में भी कुछ रहा होगा। मिट्टी से ईंटें ढाली जाती होंगी और ढालने के बाद उनको सुखाने के लिए रख दिया जाता होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले से इसको पढ़ रखा है, उन्होंने देखा होगा कि हमारे पास कहीं पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं, कहीं पर कोई और निशान मिला है। तो बेसिकली वो निशान जमीन पर कम मिले हैं, बल्कि इस तरीके की जो कच्ची ईंटें सूखने के लिए रखी गई हैं उन पर से कोई जानवर निकल गया होगा या कोई इंसान निकल गया होगा, तो उसके जो निशान बन गए वो हमें आज मिले हैं। ठीक है, तो इसीलिए कुछ जो ईंटें हैं वहां पर जानवरों के पैरों के निशान मिले हैं। चन्नू में चन्नू दाड़ो एक साइट है, तो चन्नू दाड़ो में हमें एक ईंट मिली है जहां पर बिल्ली और कुत्ते के पैरों के निशान हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूं उसकी। ये देखिए, ये एक ईंट है। इस ईंट में देखिए बिल्ली और कुत्ते के पैरों के निशान हैं। ठीक है, तो इससे माना जाता है कि जो कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा कर रहा होगा। चन्नू दाड़ो में ही एक दूसरी ईंट मिली है जहां पर एक बच्चे के पैर के निशान उस ईंट में मिले हैं। दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर, ठीक है, यस सर। तो ये कहां पर मिला है? ये चन्नू दाड़ो में मिला है। अगर सवाल आ जाता है कि कहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले, तो हम लोग बड़ा कंफ्यूज होते थे आखिरकार ये निशान आज तक कैसे बचे रह गए, है ना। तो ये ऐसे आपके बचे रह गए, किसी गीली ईंट के ऊपर से वो निकल गए होंगे, उसको पका के कहीं पर इस्तेमाल कर लिया होगा और आज वो ईंट हमको खुदाई में मिली है, तो हम पहचान गए कि इस तरीके का काम वहां पर हुआ होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर हम घरों की बात करें तो ये एक घर का नक्शा है। ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने वहां से निकाला है। एनसीईआरटी भी आपको इसकी हम प्रोवाइड कर देंगे अभी। तो एक घर का नक्शा है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे खास बात ये थी कि बहुत प्लान्ड सिटी थी और लगभग सभी घर एक जैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, अब आप सोचिए कि कोई एक सभ्यता है जिसका एरिया 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, आज के भारत के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है। उसमें कितना मतलब एक एकता रही होगी, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा कि हर चीज एक मानक के हिसाब से चलती हुई चल रही है। ठीक, तो घर जो होते थे वो ठीक ठाक साइज के होते थे। हाँ, कुछ घर छोटे होते थे, कुछ घर बड़े होते थे, लेकिन जनरली सभी घर एक जैसे पाए जाते थे। ठीक है, अब घर के बीच में एक आंगन होता था और उस आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तो देखिए आपको यहाँ पर बीच में एक आंगन टाइप का ये दिख रहा है ना। और इस आंगन के चारों तरफ आपके ये कमरे दिख रहे हैं। तो इस आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। दूसरी बात यहाँ पर है कि हर घर में एक स्नानागार यानी कि वॉशरूम या बाथरूम होता था। बाथरूम के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज पाइप होता था जो घर के बाहर की नाली में जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, यहाँ पर कई जगहों पर यह माना गया है कि घर का जो सामान्य कामकाज का पानी है उसको निकालने के लिए अलग नाली का इस्तेमाल हुआ है और जो आपका बाथरूम का गंदा पानी है उसको निकालने के लिए अलग नाली का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सभी घर के बाहर जो नाली सड़क के किनारे से निकल रही थी उसी नाली से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, किसी किसी मकान, बेसिकली जो इन मकानों की जो फर्श होती थी वो कच्ची मिट्टी की फर्श होती थी। आज की तरह हमारे पास ये प्लास्टर्ड या संगमरमर लगी हुई या डिजाइनर जमीनें नहीं होती थी, मिट्टी की हमारे पास फर्श होती थी। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के कुछ मकान ऐसे मिले हैं वहां पर जहां पर जमीन में संगमरमर का इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उस कुलीन लोगों के मकान रहे होंगे या जो बड़े व्यापारी रहे होंगे उनके मकान रहे होंगे। तो इसका भी कुछ मकानों पे हमको इसका इस्तेमाल दिखा है। ठीक, अब कमरों में जाने के लिए गलियारे वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं बड़े मकानों में। दूसरी बात आप ये देखते होंगे, आज आप देखते होंगे कमोड, है ना, जो वेस्टर्न स्टाइल का जो कमोड होता है। तो उस वेस्टर्न स्टाइल के कमोड की शुरुआत भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही हुई है। इंडस वैली में कुछ ऐसे बाथरूम्स हमको मिले हैं जहां पर उस तरीके के कमोड देखने को मिलते हैं जो वेस्टर्न कमोड आज नाम से जाने जाते हैं।
देखिए जहां पर एक समय दुनिया के लोग जहां पर जंगलों में घूम रहे थे और इंडियंस उसमें वेस्टर्न कमोड का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर, ऑल राइट। नो ठीक, समझ में आ रहा है ना अच्छी तो तरीके से? यस सर। यस सर। हाँ जी। दूसरी बात है, यहाँ पर देखिए जो मकान आप देख रहे हैं, इस मकान में इस दरवाजे के अलावा इस दीवार में कहीं कोई खिड़की आपको नहीं दिख रही होगी, है ना? यानी कि ये लोग अपनी प्राइवेसी का और अपनी सुरक्षा का इतना ख्याल रखते थे कि वो दीवारों में घर के बाहर खिड़कियां नहीं बनाते थे। ठीक है। दूसरी बात है, कभी भी किसी भी घर का दरवाजा जो होता था वो मेन रोड पर नहीं खुलता था, वो हमेशा गली में खुलता था। मेन रोड के बगल से जो गली निकल रही है उस गली में खुलता था, कभी भी मेन रोड पर उसका दरवाजा नहीं खुलता था। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। लोथल में जो मकान मिले हैं उनमें कुछ मकान ऐसे हैं जहां पर जो उनका दरवाजा है वो मेन रोड पर खुलता है। ठीक, तो मैं फिर से बोल देता हूं कि जनरली खिड़कियां नहीं होती थी। दूसरी बात है कि जो घर का मेन गेट होता है वो कभी भी मेन रोड पर नहीं खुलता था, हमेशा साइड वाली गली की ओर खुलता था। प्राइवेसी का हो सकता है, शोर शराबे से बचने के लिए हो सकता है, या किसी और सुरक्षा की वजह से हो सकता है। लेकिन लोथल में कुछ मकान ऐसे मिले हैं जहां पर घर का दरवाजा मेन रोड पर खुलता है। ठीक है। भैया इसका जी कारण क्या रहा है? इसका कारण कुछ नहीं बता सकते। देखिए जो भी इतिहास है वो पूरी तरीके से अनुमान पर निर्भर है। हम जी भैया। सारा कुछ अनुमान के हिसाब से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो में कोई एक लेडी रही होगी जो बहुत अमीर रही होगी, ठीक है, और मान लीजिए कि उसकी पीठ में कुछ खुजली वगैरह हो गई, ठीक, जहां पर उसका हाथ नहीं पहुंचता था। अब उसने उस खुजली को राहत पाने के लिए कोई झाड़ू ले ली, है ना, और उस झाड़ू को वो अपने हाथ से पकड़ के पीछे अपनी पीठ पे खुजली करती थी और हमेशा अपने साथ रखती थी क्योंकि उसकी परमानेंट बीमारी रही होगी और अचानक से वो मर जाती है। हड़प्पा और उस काल में ये था कि उस कोई भी अगर व्यक्ति मरता था तो उसके इस्तेमाल की चीज को उसके साथ ही दफना देते थे। अब मान लीजिए वो औरत दफना दी गई, उसके बाद उसकी झाड़ू भी दफना दी गई, और आज अगर हम उसकी खुदाई करते हैं और उसके साथ झाड़ू मिलती है तो हम क्या समझेंगे कि वो क्या थी? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी थी, है ना। तो सिंपल सा है, जो भी ये इतिहास है ये सब अनुमानों पर आधारित है। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ना हो, उसका उल्टा हो। बिल्कुल ना। सर, इसका एक रीजन और है कि लोथल उस वक्त बंदरगाह नगर था, तो जो गलियां होती हैं वो काफी मोड़दार थी, तो इसीलिए जो लॉजिस्टिक सिस्टम के लिए मेन द्वार में एक हो सकता है सर। देखिए मेरे आपकी बात लोथल के लिए तो ठीक हो सकती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोथल में सभी मकानों पे नहीं मिला है। कुछ मकानों में, हाँ कुछ मकानों में मिला है, और किसी किसी किताब में तो लिखा है कि एक मकान में मिला है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एक्सेप्शन हमको लोथल में मिला है। अब एक में मिला है कि कई में मिला है, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है। ओके सर। दूसरी बात है कि देखिए मकान जो है वो तो नष्ट हो गए, हमें केवल उनका ढांचा मिला है और उस ढांचे से हमने ये अनुमान लगाया है। तो हम ये देख के नहीं बोल सकते हैं कि ये जो मकान होते थे वो सिंगल स्टोरीड होते थे कि 2 स्टोरीड होते थे कि 3 स्टोरीड होते थे, लेकिन हमें कुछ मकानों में सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। अब सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि मकान ऐसे भी होंगे जो 2 स्टोरीड होते रहे होंगे, ठीक है। यानी कि कुछ जगहों पर सीढ़ियों का अवशेष मिला है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि मकान सिंगल स्टोरीड भी होते रहे होंगे और डबल स्टोरीड भी वो मकान होते रहे होंगे, ठीक। जो छत होती थी बेसिकली वो सीमेंट तो थी नहीं, और ना ही वो लोग लोहे से परिचित थे कि लोहे की बीम पर रख के उसके ऊपर सीमेंट की सरिया वगैरह लगा के एक छत बना लें पक्की। तो ना तो वो लोहे से परिचित थे और सीमेंट का भी आविष्कार वगैरह नहीं हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे, सरकंडा और लकड़ी की, आज भी आप गांव में देखते होंगे तो लकड़ी की जो उसको धन्नी बोलते हैं ना, धन्नी को रख के, मोटी लकड़ी को रख के उसके ऊपर फिर फूस फूस बिछा के फिर मिट्टी डाल दी जाती थी। तो इसी तरीके की वहां पर छत
की बीम बनाई जाती थी, सरकंडे बिछाए जाते थे और उनके ऊपर मिट्टी को पाट कर, मिट्टी की लिपाई कर कर छत बनवाई जाती थी। क्लियर है पॉइंट? दूसरी एक खास बात और है, यहाँ पर देखिए कि ये जो आपको मकान दिख रहा है, इसमें दरवाजा कहाँ पर है? दरवाजा देखिए बीच में नहीं है, दरवाजा साइड में है, लेफ्ट साइड में है ना। तो जितने भी मकान मिले हैं उनमें जो दरवाजा है वो मकान के बीच में नहीं था, बल्कि दरवाजा हमेशा साइड में होता था। दूसरी बात यह है, इसी मकान के डायग्राम में आप देखिए कि दरवाजे के ठीक सामने एक दीवार है ना, और फिर दीवार के बगल से घूम के रास्ता घर के अंदर की तरफ गया है। दिख रहा है आप लोगों को? ये इसलिए है कि अगर कोई बाहर से आता है या बाहर से गुजरता है तो उसको घर के अंदर की चीजें ना दिखाई पड़े। तो इससे हम जान सकते हैं कि वो लोग प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए कितने ज्यादा कॉन्शियस थे, है ना। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, बेसिकली व्यापारिक सभ्यता थी। तो लोग अमीर भी होते होंगे, और लोग अमीर होते होंगे तो अपनी चीजों की सुरक्षा की कोशिश भी करते रहते होंगे। तो ये उसी की तरफ इंडिकेट करता है कि वो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था उसको अपनाते थे। जी। हेलो हेलो सर आपकी वॉइस सर नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। हेलो हेलो, माउस तो चल रहा है। सर का कनेक्शन लॉस हो गया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आ गया हेलो सर, आ गया। सर, हाँ जी, आ हाँ गई जी, आ गई। ठीक है ठीक है। तो मैंने बताया कि जो फर्श होती थी वो फर्श कच्ची मिट्टी की होती थी, लेकिन कालीबंगा में हमारे पास जो फर्श मिली है वहां पर ईंटों की फर्श मिली है, ठीक है। और वो ईंटें कैसी थी? वो एक हमारे अलंकृत ईंटें, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेटेड ईंट थी वहां पर। उसमें बेसिकली क्या थी, ईंटों में कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बनी हुई थी, सर्कल्स बने हुए थे। तो कालीबंगा में हमें डेकोरेटिव ईंटों से बनी हुई फर्श मिली है। ये सारी चीजें शीट में लिखी हुई हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखी हुई हैं। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हुआ यहाँ पर चल रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा याद करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में हमारे पास कुछ मकानों में संगमरमर की भी फर्श मिली है, ये भी मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। आगे बढ़े? जी जी सर। ठीक है। अब सड़कों के बारे में हम लोगों ने भी कुछ देर पहले बात की थी कि सड़कें जो थी वो बिल्कुल सीधी रेखा में होती थी और एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी, जिससे कि शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बन जाता था, एक जाल जैसा बन जाता था। और अगर हम थोड़ा सा ऊंचाई से उसको देखें तो शतरंज की बिसात जैसा दिखता था। दूसरी बात, आ, सड़क के किनारे जगह जगह पर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए जगह बनी हुई थी, कि अगर किसी के घर से कोई कूड़ा निकल रहा है या राह चलते किसी को कूड़ा फेंकना है तो वो उन कूड़ा कचरा वाली जगह पर वो फेंक दे। इससे ये भी क्लियर होता है कि वो लोग सफाई के लिए भी कितने ज्यादा कॉन्शियस थे, ठीक है। और ये भी पता चलता है कि इतनी सफाई का जो सिस्टम था कि जगह जगह पर कूड़ेदान रखना, कूड़ा कचरा एकत्र करने के लिए गड्ढे वगैरह खोद देना जहां पर कूड़ा फेंका जाए, वो बिना एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के पूरी हड़प्पा सभ्यता में नहीं हो सकता है। तो ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय जैसा आज के जमाने में नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी है, ऐसी ही कोई संस्था उस समय काम करती होगी जो इन सब चीजों का ध्यान रखती होगी, रखती होगी। ठीक है जी दूसरी बात एक और देखें, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में कुओं का बहुत योगदान है, बहुत सारे कुएं मिले हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय पानी के हमारे पास बेसिकली स्रोत यही होते थे, नहरें और कुएं, ठीक है। तो लगभग हर घर में यहाँ पर कुओं का आपको यूज मिलता है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं।
यानी कि अगर वहां के मकानों की संख्या को देखा जाए और कुओं की संख्या देखा जाए तो हर 3 घर पे आपको एक कुआं मिलता है। हर 3 घर पे एक कुआं मिलता है। तो पानी की ये लोग अपनी अच्छी व्यवस्था करके चलते थे। इसके अलावा धौलावीरा, अभी मैंने कुछ देर पहले धौलावीरा के बारे में आपको बात बताई थी। तो धौलावीरा में हमारे पास एक वाटर रिजर्वायर भी मिला है, यानी कि एक जलाशय भी मिला है जहां पर पानी स्टोर किया जाता रहा होगा। ठीक है। नालियों के रेन बारे में, वाटर हार्वेस्टिंग वाला सर। वाटर हार्वेस्टिंग वाला धौलावीरा में, बिल्कुल सही। ठीक, अभी हम लोग जब धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आज की क्लास थोड़ा सा झेल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। जी सर, तो जी सर। हाँ, अभी मैंने नालियों की बात की और कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो नालियां होती थी वो पक्की मिट्टी की बनी हुई नालियां होती, सॉरी, पक्की ईंटों की बनी हुई नालियां होती थी। यानी कि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन, जहां जहां मैं लेकिन लगाऊं ध्यान दीजिएगा और चाहे तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन जो कालीबंगा है, कालीबंगा में जी। लकड़ी की बनी हुई नालियों का प्रमाण मिला है। ठीक है। कालीबंगा में लकड़ी की बनी हुई नालियों का प्रमाण मिला है और बाकी जगह आपका मिट्टी, कच्ची ईंट, सॉरी, पक्की ईंटों की बनी हुई नालियों का प्रमाण आपको मिला है और कालीबंगा में लकड़ी की नाली। दूसरी बात एक और ध्यान रखने वाली है कि ये लोग साफ सफाई के लिए कितने कॉन्शियस थे। आ, शहर था तो कहीं पर ऊंचाई रही होगी, कहीं पर नीचा रहा होगा। तो बेसिकली क्या होता था कि अगर नाली का पानी ऊपर से नीचे आना है तो ये ऐसे ही नहीं बना देते थे, बल्कि अगर ऊंचाई से नीचे की तरफ कहीं नाली जा रही है तो उसको सीढ़ीदार बनाते थे। सीढ़ीदार बनाने का मतलब ये है कि अगर सीढ़ीदार नहीं बनाएंगे तो वो नाली एक तरीके झरने टाइप की नाली बन जाएगी और अगल बगल से गुजरने वालों के कपड़े खराब करेगी। तो इस तरीके से, क्योंकि कपड़े ना खराब करें और पानी स्मूथली ऊपर से नीचे जाए, इसके लिए नालियों को सीढ़ीदार बनाया जाता था अगर वो पानी ऊंचाई से ढाल की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। अब यहाँ पर हम बेसिकली अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली साइट है वो है हड़प्पा। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि हड़प्पा सभ्यता हमारे पास सबसे पहले खोजा गया था और इसकी सबसे पहले यहाँ पर विजिट किया था चार्ल्स मैसन ने, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, फिर खुदाई करके रेल लाइन बिछा दी गई यहाँ से उठा उठा के। उसके बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंघम गए। उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करी। पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की और दयाराम साहनी के बाद 1926-27 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खुदाई करी। ठीक है। उसके बाद एक बार फिर उसकी खुदाई की गई 1946 में, मॉर्टिमर व्हीलर ने इसकी खुदाई करी। ठीक है। तो 3 नाम ध्यान रखने व्हीलर हैं। ने कब की सर? मॉर्टिमर व्हीलर ने 1946 सर दयाराम साहनी ने पहली, उसके बाद सेकंड माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स ने की थी। तो किस ईयर में? माधव स्वरूप वत्स ने की है हमारी 1926-27। 1926-27 फिर काम रुक गया था। उसके बाद 1933-34 में फिर से एक बार खुदाई करी माधव स्वरूप वत्स ने ही। तो 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले दयाराम साहनी, फिर माधव स्वरूप वत्स और फिर मॉर्टिमर व्हीलर। 1946। हाँ जी। सर मॉर्टिमर व्हीलर। हेलो हेलो सर, मॉर्टिमर व्हीलर ने कब? 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने की थी। 46 में मॉर्टिमर व्हीलर ने की थी। दयाराम साहनी ने कब की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921। दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, 1921 में। ठीक है, आगे चले। सर 1946 में किसने किया था? मॉर्टिमर व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर।
सर जो 1946 में मॉर्टिन व्हीलर ने खुदाई करी थी तो वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश इंडियन, ओ सॉरी ब्रिटिश ब्रिटिश थे। मॉर्टिन व्हीलर नाम से ही जाहिर है अंग्रेज थे। अच्छा अंग्रेज थे। है ना। आगे बढ़े फिर। हाँ ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास कुछ चीजें जो मिली हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछता है कि कहाँ से क्या मिला। इनमें से कई सारी चीजों के नाम आपको शीट में मिल जाएंगे। अच्छा, बंद हो जाए तो फिर से आ जाइएगा, ठीक है। जी सर। हाँ, और कुछ चीजों के नाम शीट में नहीं मिलेंगे, तो जो आपको नए नाम मिले जो आपने अभी तक नहीं सुने हैं उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और मुझसे बोल दीजिएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास मिला है वो तो मिला है एक अन्नागार यानी कि ग्रेनरी हड़प्पा से। देखिए, ग्रेनरी हमारे हड़प्पा से भी मिली है और मोहनजोदाड़ो से भी मिली है, ठीक है। हड़प्पा से जो ग्रेनरी मिली है बेसिकली वहां पर हमारे पास 12 कोठरियां मिली हैं, ठीक है, जो 2 कतारों में बनी हुई हैं। और मैं आपको फोटो दिखाऊं तो ये है हड़प्पा से मिली ग्रेनरी, इस तरीके की दिखती है। ये बीच में देखिए एक गैलरी है, ठीक है। इस गैलरी के दोनों तरफ 1 2 3 4 5 और 6, और 6 इधर भी हैं, तो 6 इधर और 6 इधर, 12 जो कक्ष हैं। इन 12 कक्षों वाली ये ग्रेनरी हमको हड़प्पा से मिली है, जहां पर अन्न का भंडार किया जाता है, था, ऐसा माना जाता है, ठीक, क्लियर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेनरी तो हमको हड़प्पा से भी मिली है और मोहनजोदाड़ो से भी मिली है, लेकिन इन दोनों ग्रेनरीज में किसी भी अनाज का कोई भी साबुत दाना हमको नहीं मिला है। और जाहिर सी बात है, हजारों साल बीत गए हैं, कहाँ वो रखा होगा, ठीक है, लेकिन ये ग्रेनरी है, ऐसे एविडेंसेस हमको यहाँ पर मिले हैं, ठीक। ग्रेनरी के फल, हाँ जी, ग्रेनरी के फर्श में हमारे पास लकड़ी का इस्तेमाल होता था, और ये अंदाजा लगाया गया है कि ग्रेनरी की जो दीवारें थी उन दीवारों में झरोखे बने हुए थे, जिससे कि हवा का जो वेंटिलेशन है वो बना रहे और अन्न खराब ना होने पाए, ठीक है। तो ग्रेनरी हमको मिली है 12 कक्षों वाली। तो अगर पूछा जाए कि हमें ग्रेट ग्रेनरी या महान अन्नागार कहाँ से मिला है, तो उसका जवाब होगा मोहनजोदाड़ो। और अगर हमसे पूछा जाए कि 12 कक्षों वाली ग्रेनरी या अन्नागार कहाँ से मिला है, तो जवाब होगा हड़प्पा, ठीक है। भैया मोहनजोदड़ो वाला फैक्ट क्या था? मोहनजोदाड़ो में हमको मिली है ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि देखिए ग्रेनरी जो है वो बेसिकली हड़प्पा में भी मिली है और मोहनजोदाड़ो में भी मिली है। मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेनरी मिली है वो ग्रेट ग्रेनरी कहलाई जाती है, और हड़प्पा में जो ग्रेनरी मिली है वो हमारी 12 कमरों वाली ग्रेनरी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट ग्रेनरी या महान अन्नागार कहाँ पर मिला है, तो उसका जवाब है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। हाँ। और अगर पूछता है कि हमारा जो 12 कक्षों वाली ग्रेनरी है वो कहाँ पर मिली है, तो वो है हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है जी। अच्छा, हड़प्पा से और क्या क्या मिला है। अब मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि जो मोहनजोदाड़ो है वहां से लगभग 700 कुएं मिले हैं, लेकिन हड़प्पा में किसी भी घर से कुआं नहीं मिला है। मोहनजोदाड़ो में घर के भीतर भी कुआं मिला है, लेकिन वो ऐसा कुआं था कि कोई अगर बाहर से आता है तो घर के ज्यादा भीतर जाए बिना बाहर से ही उस कुएं का पानी इस्तेमाल करके बाहर से वो निकल सकता था। लेकिन हड़प्पा में हमें घरों के अंदर कुओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सार्वजनिक स्थानों पे कुएं मिले हैं, सड़क के किनारे कुएं मिले हैं, लेकिन घरों में कुएं हमको हड़प्पा से नहीं मिले हैं, नहीं मिले। ठीक है। दूसरी बात, हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो देखिए, जो चीजें शीट में है वो तो मैं तेजी से पढ़ के निकल जाऊंगा, बता के निकल जाऊंगा आपको, लेकिन जो चीजें अलग है वो मैं रिपीट कर दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हड़प्पा से हमें तांबे की भट्टियां मिली है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि बेसिकली ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, कांस्य युग की सभ्यता है, लेकिन यहाँ पर बाकी दोनों मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के मुकाबले कांसे का उतना इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि तांबे का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर तांबे की भट्टियां आपको मिली हैं, 16 भट्टियां मिली हैं हड़प्पा से, ठीक है। तांबे की नंबर याद रखिएगा, 16 भट्टियां तांबे की हड़प्पा से। इसके अलावा तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी जिसमें, है ना,
नाम सुना होगा आपने। तांबे का एक स्केल मिला है, पैमाना मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। कांसे का ये सब दर्पण हड़प्पा से मिला है। ये हड़प्पा से मिला है। कांसे का दर्पण मिला है। दर्पण आप लोग जानते हैं ना, शीशा, चेहरा देखने के लिए। जी। तो बेसिकली आपको एक बात बता दूं कि मोहनजोदाड़ो में जो फीमेल्स थी वो भी फैशनेबल थी। हमको मोहनजोदाड़ो से लिपस्टिक मिली है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से लिपस्टिक मिली है, काजल मिला है, ठीक है, और भी चीजें मिली हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास जो शीशा है चेहरा देखने के लिए वो भी मिला है। और किस तरीके का था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए। इक्का क्या है? क्या बोल रहे हैं? ये तांबे का इक्का मतलब इक्का तांबे का, जैसे हम लोग घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना, तांगा, जी। तांगा बोलते हैं ना, तांगे का ही एक रूप होता है इक्का, ठीक है। एक तरीके की घोड़ा गाड़ी होती है। अब उस समय घोड़े के तो अवशेष या साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो किसी और जानवर को बांध के दौड़ाते रहे होंगे। भैया इसमें मिरर नहीं मिला था? ये मिरर ही तो है। नहीं तो ये कांसे का दर्पण है, तो इसमें वो जो अपने यहाँ व्हाइट व्हाइट वाला वो मिरर रहता है, वो कहाँ है? हाँ, नहीं खोज कर पाए होंगे उस समय तक ये लोग, ठीक है। या रहा होगा तो उसके हमको एविडेंसेस नहीं मिले हैं, टूट गया होगा वो। ठीक है। हेलो जी सर। ये सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। सर हड़प्पा का जो संस्कृति थी उसमें सर जैसे घोड़े की, लेकिन सर कई जगहों से जो अस्थियां मिली हैं और ये सब मिले हैं, तो क्या ये उसके साक्ष्य हैं? हाँ हाँ, मैं बस थोड़ी देर में इसी बात पे आता हूँ, इसी डाउट को क्लियर करूंगा। आते हैं, बस थोड़ी देर रुक जाइए, इसी पॉइंट पे आते हैं। ओके सर, ओके। तांबे का स्केल मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, और जो हमारे पास मेकअप का सामान रखने के लिए जो आजकल हमारे पास आते हैं उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी मिला है, प्रसाधन का केस, ठीक है। और सोने के मनकों का हार मिला है यहाँ से, और एक कुत्ते की मूर्ति मिली है पीतल की। कुत्ते की मूर्ति पीतल की? कहाँ से सर कुत्ते की मूर्ति? हड़प्पा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आएगी आएगी अभी आएगी। अरे प्रभु, लगता है माइक। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। भाई तुम सब अपने अपने माइक बंद कर लो ना यार, थोड़ी देर के लिए। तुम बोल लो ना पहले। हेलो। आलू। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। भाई हो सकता है सर ने म्यूट किया हो, उन्हें कुछ काम हो यार। 2 मिनट शांति रख लो। सब बोल लो एक एक करके ऐसे ही। शाबाश। हेलो। हंस लो। जी सर। आई आवाज अब? आ रही है सर। हाँ, यस सर। ठीक है। शुरू करें फिर आगे। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कुत्ते की एक पीतल की मूर्ति मिली है, जिसमें दिखाया गया है कि वो कुत्ता एक हिरण पर आक्रमण कर रहा है, ठीक है। यानी कि हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है, हड़प्पा कल्चर। ठीक है। इसके अलावा
मोहर मिली है, एक सील मिली है, एक मोहर मिली है। आपने पशुपति मोहर वगैरह के नाम सुने होंगे, लेकिन एक सील और मिली है जिसमें एक गरुड़ दिखाया गया है जो सांप को अपने पंजे पर दबाए है, सांप को पंजे कौन में कौन दबाए दबाए हुए। भैया? गरुड़, गरुड़, गरुड़? गरुड़। हाँ, गरुड़ जानते हैं आप लोग क्या होता है? जी जी जी। पक्षी। गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु जी का। विष्णु जी का वाहन है गरुड़। और गरुड़ का एक चित्र मिला, एक मोहर में उसका अंकन मिला है जिसमें वो सांप को अपने पंजे में दबाए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और मोहर, एक और सील मिली है हड़प्पा से, जिसको देख के इतिहासकार ये मान। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ सर, आवाज ये आ सर रही आ है। रही है। ठीक है, तो 2 मिनट रुक जाते हैं और लोग आ जाएं। सर जैसे क्लास ये बार बार मतलब ऑफ हो जा रही है, हाँ तो जो आप जो रिकॉर्डिंग जो भेजेंगे क्लास की, वो एक ही रहेगी या अलग अलग रिकॉर्डिंग रहेंगी क्लास की? हाँ, मैं देखिए इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक साथ रिकॉर्ड करके, मतलब एक साथ कंबाइन करके भेजूंगा सारा कुछ, एक ही क्लास, एक तो ही वीडियो गूगल में। मीट में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। गूगल मीट पे नहीं आती है, तो देखिए ट्राई करते हैं गूगल मीट को भी, है ना? हाँ सर, हाँ उसमें सर। इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन गूगल मीट में मेरे ख्याल से जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये जो ये डॉक्यूमेंट्स आपस में शेयर कर रहे हैं, ये नहीं हो पाता है शायद। होता है सर, होता है। मेरे डिपार्टमेंट में ऐसी मीटिंग्स बहुत होती गूगल मीट पे। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता तो फिर हम लोग उसी पे आ जाएंगे, है ना? क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना है, अब वो गूगल मीट पे पढ़े चाहे जूम पे पढ़े। यस जी सर। सर। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि एक ऐसी मोहर मिली है हड़प्पा से जिसको देख के इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ पर नरबली भी होती थी, यानी कि नरबली का कुछ उसमें इंडिकेशन है, नरबली का कुछ उसमें दिखाया गया है। तो नरबली को इंडिकेट करती हुई एक सील मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली है? हड़प्पा से ही मिली है। इसी तरह से हमारे पास पुजारी की मूर्ति और बाकी जो है इम्पोर्ट चीजें, वो आपके पास शीट में सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो शीट में नहीं थी और मैंने आपको अलग से बता दी है। क्लियर? यस सर, बीच में कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा तो सर रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, अब हम आते हैं हड़प्पा के बारे एक्सक्यूज में। मी सर, क्या बोल रहे हैं? सर जो पुजारी की मूर्ति थी वो किसकी बनी हुई थी, कौन से मेटल की थी? स्टेटाइट, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटाइट और हिंदी में बोलते हैं सिलखड़ी। बेसिकली ये मेटल नहीं है, एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है। ठीक है, तो जो पुजारी की मूर्ति है वो पत्थर की बनी है, और पत्थर कौन सा है? सिलखड़ी, या इंग्लिश में बोलते हैं ये भी स्टेटाइट। हड़प्पा से ही ना? हाँ जी, हड़प्पा से ही। ठीक सर है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेटाइट, एस, स्टेटाइट। हाँ, STEATITE। ओके सर। ठीक है, अच्छा, तो एक सेकेंड। सर एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, आप हाँ जी, चाहे तो उसका बाद में जवाब दे दीजिएगा। जी जी जी। कि सर शीट में लिखा हुआ है मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्तियां हैं उसमें, हाँ सर पहले नंबर पे लिखा महाविद्यालय भवन। हाँ, तो सर ये समझ नहीं आया, और ये पहली बार जैसे लगता है पढ़ा या सुना है, तो आप ये बता दीजिएगा प्लीज। हाँ, देखिए हम लोग मोहनजोदाड़ो में ही आ रहे हैं। जी। ठीक है, ओके सर। एक सेकंड बस रुकिए। हाँ जी,
ये पित्तल है, ये तांबा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हेलो। सर जो हड़प्पा, जी सर। हाँ जी, बोलिए। सर आपने भी जो लिखवाया था हड़प्पा सभ्यता से हमें तांबे का इक्का मिला है। हाँ जी, और सर जो ये नोट्स में है वो जो हड़प्पा से जो प्राप्ति है उसमें एक मिनट सर, 6 वाले पॉइंट में लिखा है पीतल का इक्का। हाँ सर, ये लिखा है पीतल का इक्का हाँ लिखा है। हाँ, तो इसमें तांबे का इक्का भी कर लीजिए अलग से। इसको मैंने इसलिए बताया कि सर ये अलग से मिला है। अच्छा, मतलब दोनों मिले, पीतल और हाँ जी, तांबे दोनों का इक्का हाँ जी, मिला है। हाँ जी। यहाँ ओके पर मैंने सर। आपको वो चीजें बताई हैं जो उसमें शामिल नहीं है। नहीं, ओके सर। इससे ये पीतल और तांबा दोनों का सिक्का कहाँ से सर? हड़प्पा। हड़प्पा। सर ये महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मिला है आपको मोहनजोदाड़ो में। सर इस सीट में हड़प्पा लिखा हुआ है। देखिए, स्नानागार आपका दो जगह मिला है। एक जगह देखिए, ये सब चीजें जो हैं ये हर जगह मिली हैं आपको। ऐसे आपका जी जी अन्नागार भी मिला है, आपका जी स्नानागार भी मिला है। ठीक है, एक है आपका वृहद स्नानागार, एक है आपका महान अन्नागार। ठीक। तो जी सर, जो महान अन्नागार। महान अन्नागार आपका जो है मोहनजोदाड़ो में है। अभी हम लोग मोहनजोदाड़ो में आते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अभी तुम लोगों ने हड़प्पा देखा है ना। जी सर। ठीक है, अच्छा। ओके। तो देखिए, बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो जो बेसिकली है ये सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, सिंधी भाषा में इसका मतलब है मोअन जो दाड़ो, यानी कि मृतकों का टीला। ठीक है, यानी कि माउंड ऑफ डेड इसको बोला जाता था। उसी मतलब उसी से यह शब्द निकला है मोहन। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, हेलो। हेलो। अब आ रही है वॉइस जी आपको? भैया आ गए। हाँ सर ये आ सर रही अब है। आ रही है। हाँ, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी। तो हम लोग बात कर रहे थे मोहनजोदाड़ो की। और मोहनजोदाड़ो को हम लोग जो उसका जो सिटाडेल है उसको हम लोग स्तूप टीला भी बोलते हैं। मोहनजोदाड़ो का जो सिटाडेल यानी कि जो दुर्ग है उसको हम लोग स्तूप टीला भी बोलते हैं। स्तूप टीला इसलिए बोलते हैं कि उसका जो दुर्ग है या जो सिटाडेल है, उस सिटाडेल में एक स्तूप मिला है जिसके बारे में माना जाता है कि उसका निर्माण कुषाण शासक कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्तूप टीला है या स्तूप कहाँ पर मिला है, तो जवाब है कि वो हमको मोहनजोदाड़ो के जो सिटाडेल है वहां से मिला है और उसका निर्माण करवाया था कुषाण काल के कनिष्क। कनिष्का। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में हमारे पास एक स्नानागार भी मिला है। और स्नानागार की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो 55 मीटर और 33 मीटर है। ठीक है, 55 बाई 33 मीटर का हमको ये स्नानागार मिला है। ठीक है, 55 बाई 33। 55 बाई 33 मीटर का स्नानागार मिला है।
इसकी खास बात इस स्नानागार की ये है कि इसको वाटर प्रूफिंग करी गई है और पूरे इतिहास में वाटर प्रूफिंग का पहला एग्जाम्पल है ये। ठीक है, पूरे इतिहास में वाटर प्रूफिंग का पहला एग्जाम्पल है जो इस स्नानागार से आपको मिला है। और यहाँ पर वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है बिटुमिनस का। ठीक है, वाटर प्रूफिंग के लिए बिटुमिनस का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले अन्नागार की ये बात वही की है थी। क्या भैया जो कोयला होता है? बिटुमिनस को आप वो हाँ, कोयले का फॉर्म है सर। हाँ, तारकोल जो सड़क बनाने में इस्तेमाल करते हैं उससे मिलता जुलता मान सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम्म। तो इसके अलावा हमारे पास जो मिला है वो है हमारे पास ग्रेनरी। अब हम लोगों ने अभी देखा था कि जो हड़प्पा में जो ग्रेनरी मिली है उसमें 12 हिस्से थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ग्रेनरी मिली है, कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो में, उसमें मोहनजोदड़ो में 27 हिस्से हैं, 27 हिस्से हैं। इसी वजह से इसको हम लोग ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि हाँ जी, कुछ पूछना है? 26 की 27 27। देखिए 27 है, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो बाकी जो वो है उसमें आयोग ने 26 माना है इसको। ठीक है, वैसे 27 है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम आया जब ऑप्शनल का पेपर होता था, तो उस ऑप्शनल के पेपर में, प्री में भी जब ऑप्शनल होता था तो उसमें एक बार ये सवाल आया हुआ है, तो वहां पर 26 माना गया है। ठीक है, इसलिए मैंने 26 लिखा और आपको ध्यान रहे इसलिए मैंने 27 भी यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है जी सर। हाँ, दूसरी बात है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। हाँ मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, अच्छा अभी किसी ने पूछा था कि महाविद्यालय है ना, हेलो? हाँ जी सर। हाँ हाँ, जी सर। तो बेसिकली मोहनजोदाड़ो में जो हमारे पास जो स्नानागार मिला है उससे थोड़ी ही दूरी पे एक एक बड़ा सा आपको एक बिल्डिंग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग के अवशेष के बारे में दो यहाँ पर विचार हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर पुरोहित लोग रहते थे और कोई कहता है कि यहाँ ये वो जगह है जहां पर पुरोहितों को शिक्षा दी जाती थी, यानी कि इसको पुरोहितों का महाविद्यालय बोला गया है, यानी कि इंग्लिश में कॉलेज ऑफ प्रीस्ट बोला गया है। इसी को शीट में महाविद्यालय के नाम से लिखा गया है। ठीक है, 3 बरामदे हैं इसमें और ये जो है इसको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि महाविद्यालय भवन इसी को बोलते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, जिन्होंने पूछा था उनको क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखें कि मोहनजोदाड़ो की जब खुदाई हुई है तो यहाँ पर 7 परतें निकली हैं, 7 स्तर मिले हैं। तो इस वजह से माना जा रहा है कि ये शहर 7 बार बसा है और 7 बार उजड़ा है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा स्थल ऐसा है जिसमें 7 क्रमिक स्तर मिले हैं, तो ऐसे तो 1-2 जगहें और हैं, लेकिन अभी हम लोग मोहनजोदाड़ो पढ़ रहे हैं, तो मोहनजोदाड़ो भी आपका 7 क्रमिक स्तरों वाला एक शहर या स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, जहां पर यह माना जाता है कि ये शहर 7 बार उजड़ा है और 7 बार बसा है। इसके अलावा एक और चीज जो शीट पे नहीं है और कुछ किताबों में नहीं है, लेकिन हम लोग उसको सुन लें कि मोहनजोदाड़ो में कुछ कंकाल ऐसे मिले हैं जिनकी जब जांच की गई तो ये पता चला कि उनकी जो डेथ हुई थी वो मलेरिया से हुई थी। अब ये कैसे पता किया वैज्ञानिकों ने, इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मलेरिया की जो बीमारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, जो सबसे एंशियंट एविडेंस है, वो मोहनजोदाड़ो से आपको मिला है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से ही आपको यूनिकॉर्न की सील मिली है, यानी कि एक श्रृंगी जो जानवर है यूनिकॉर्न, उसकी सील मिली है। चांदी का कलश मिला है मोहनजोदाड़ो से। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से आपको बुने हुए कपड़ों का, यानी कि जो वोवेन क्लॉथ्स होते हैं, उनका साक्ष्य मिला है। ठीक है, वोवेन क्लॉथ का साक्ष्य ऐसे मिला है कि मोहनजोदाड़ो से एक कपड़ों में लिपटी हुई तांबे के उपकरण का एविडेंस मिला है कि कोई तांबे की चीज थी वो कपड़े में लिपटी हुई थी, तो वो उसका साक्ष्य मिला है। तो ये माना जाता है कि ये लोग कपड़े की बुनाई भी करते थे। ठीक है, और
जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक ईंट दिखाई थी जहां पर बच्चे के पैरों के निशान थे, वो जो ईंट है वो भी मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। यानी कि बच्चों के पैरों के निशान वाली जो ईंट है वो भी मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। क्लियर? यस सर। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा सा समय और लेंगे। अब एक सारे हम लोग साइट्स नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही देख लेंगे, बाकी तो शीट में दिया हुआ है। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा हमारे एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मोहनजोदाड़ो से एक बार रिपीट कर दीजिए। तो कुछ कंकाल मिले जिनकी मलेरिया से डेथ हुई है। हाँ जी, हाँ जी, देन उसके बाद क्या था? हाँ उसके बाद हमारे एक पास चांदी का कलश। हाँ चांदी का कलश मिला है। और यहाँ पर जी हमारे सर। पास यूनिकॉर्न सील मिली है। एक सींग वाला जानवर है। यूनिकॉर्न। हाँ, यूनिकॉर्न सील मिली है। और बुने हुए कपड़े के एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पर कपड़ों की बुनाई भी होती थी और बुने हुए कपड़े लोग पहनते थे। ओके सर। ठीक है, बुने हुए कपड़ों का एक एविडेंस और आपको पुजारी की मूर्ति की बात हम लोग करेंगे आगे, वहां पर है, क्योंकि वो एक शॉल ओढ़े हुए हैं और ये माना जाता है कि वो शॉल ओढ़े हैं, मतलब कपड़ों की बुनाई होती थी। ओके ये सर। भी ओके। मोहनजोदाड़ो से ही, हाँ जी, ठीक है। पुजारी। अब कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा, जैसे मोहनजोदाड़ो का नाम है माउंट ऑफ डेड यानी कि मुर्दों का टीला, वैसे कालीबंगा जो शब्द है वो काली और बंगा से मिलके बना हुआ है। जब इसकी खुदाई हुई थी तो यहाँ पर ढेर सारी चूड़ियां मिली थी काले रंग से, और पंजाबी भाषा में जो चूड़ियां हैं उनको बंगा बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया काली बंगा। ठीक है, और ये हमारे पास सरस्वती नदी के किनारे है राजस्थान में। सर आपने ईयर क्या बताया? 1952 और अमलानंद ओके। घोष। ठीक, एक बात और ध्यान रखें कि एक हमारे हिस्टोरियन हुए हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगर्ट। स्टुअर्ट पिगर्ट स्टुअर्ट पिगर्ट ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा, एक साम्राज्य की। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये एक बड़ा साम्राज्य था और इसकी दो राजधानियां थी, एक मोहनजोदाड़ो और दूसरी हड़प्पा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा था कि एक राजधानी से इसको मैनेज नहीं कर सकते थे, तो दो राजधानियां बनाई गई थी, एक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ये स्टुअर्ट पिगर्ट का अनुमान था। क्लियर? यस सर। ठीक, अब हम लोग जब कालीबंगा की बात कर रहे हैं तो कालीबंगा भी एक हमारे पास बाकी दोनों जो अभी हमने पढ़ा उनके जैसा ही डेवलप्ड साइट है। और इंडियन हिस्टोरियन हुए हैं एक बीबी लाल। बीबी लाल ने कहा है कि जो कालीबंगा है वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद इस साम्राज्य की तीसरी राजधानी है। तीसरी राजधानी है। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने ये भी बताया था आपको कि कालीबंगा से ही हमारे पास अलंकृत ईंटों का एविडेंस मिला है जो फर्श में लगी हुई थी। दूसरी एक और चीज जो शीट में नहीं है और कई सारी किताबों में भी नहीं है, वो ये है कि जो दूध पिलाने वाली बोतलें होती हैं, फीडिंग बॉटल्स होती हैं, उन फीडिंग बॉटल्स की टेराकोटा के मॉडल मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से फीडिंग बॉटल के टेराकोटा के मॉडल मिले हैं खिलौने के रूप में। ठीक, टेराकोटा। हाँ। अगली इंपॉर्टेंट बात कालीबंगा के बारे में है। जैसे हम लोगों ने देखा कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत ही एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम मिला है, जिसमें नालियां बनी हुई हैं। नालियों में कुछ कुछ दूरी पर सफाई के लिए मैनहोल बने हुए हैं। नालियां पक्की मिट्टी की बनी हुई हैं। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां पर ड्रेनेज सिस्टम हमें नहीं मिलता है। मिलता भी है तो बहुत नाम मात्र का कहीं कहीं मिलता है, और बेसिकली वो सिटाडेल में मिलता है। बाकी लोअर टाउन में ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी एविडेंस इस तरीके का कालीबंगा में नहीं मिला है। तो अगर पूछता है कि ऐसी कौन सी साइट है जहां पर जल निकासी व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं या ड्रेनेज सिस्टम के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो उसका जवाब है कालीबंगा। ठीक है, सिटाडेल में साक्ष्य मिले हैं कुछ जगह पर, लेकिन वो भी लकड़ी की नाली के मिले हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि शायद लोअर टाउन में भी नालियां बनी रही हो, और क्योंकि वो लकड़ी की नालियां थी तो लकड़ी समय के साथ नष्ट हो गई, तो उनका जो भी वो था वो गायब हो गया और हमको आज के जमाने में नहीं मिलता, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, कालीबंगा से ही हमें
खेत में हल के निशान मिले हैं, और हल के जो निशान मिले हैं, जो जुताई के निशान मिले हैं, वो दो निशान मिले हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कालीबंगा में जो फसलें उगाई जाती थी, एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। ठीक, आवाज आ रही ना मेरी? जी सर, आ रही। हाँ जी, ठीक है। तो जुते हुए खेत के साथ भी कालीबंगा से मिले हैं, और यहाँ पर जो फरोज मिली हैं, जो हल की नालियां मिली हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं, यानी कि सीधी और बेड़ी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। कालीबंगा से ही हमारे पास एक प्रमाण मिला है लिपि का। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ की जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक लिपि थी, चित्रलेखीय लिपि थी। और जैसे हम लोग लिखते हैं ना, बाईं तरफ से दाईं तरफ, इस तरीके से नहीं लिखा जाता था, बल्कि उर्दू अगर आपने देखी होगी तो उर्दू हमेशा दाईं तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती है, और एक लाइन पूरी कर देते हैं और वापस दाईं तरफ आते हैं, फिर बाईं तरफ तक लिखते हैं, फिर जब खत्म हो जाती है तो फिर दाईं तरफ आते हैं और बाईं तरफ तक लिखते हैं, है ना? ऐसा ही तो होता है उर्दू में। ऐसी ही लिपि हमारे पास ये माना गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी भी लिपि ऐसी ही थी, और दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर लिखी जाती थी। लेकिन एक अंतर ये माना जाता है कि जैसे उर्दू में हम दाईं तरफ से लिखते हुए बाईं तरफ आते हैं, और लाइन खत्म होने के बाद फिर से दाईं तरफ जाते हैं और फिर लिखते हैं बाईं तरफ तक, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में नहीं था, बल्कि हम दाईं तरफ से लिखते हुए बाईं तरफ आते थे, और जब वो लाइन खत्म हो जाती थी तो नीचे वाली लाइन में हम फिर से बाईं तरफ से लिखना शुरू करते थे और दाईं तरफ आते थे, और फिर से दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, इस तरीके से लिखते थे। ये अंदाजा लगाया गया और इसको नाम दिया गया बुस्नो-फेदन। क्या नाम दिया गया? बुस्नो-फेदन। तो यहाँ पर आपके दो सवाल बनते हैं, जिनमें से एक तो बड़ा कॉमन सा सवाल है कि जो लिपि है किधर से किधर लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि इस लिपि को नाम क्या दिया गया। एक तो पिक्टोग्राफिक चित्रलेखी लिखी लिपि है, क्योंकि चित्र और जो हमारे पास सिंबल्स का इस्तेमाल करके लिखी जाती थी, और दूसरी ये है कि यहाँ पर लाइन खत्म होने के बाद अगली लाइन पुरानी लाइन के ठीक नीचे से शुरू हो जाती थी बाईं तरफ से ही। इसको बोलते हैं बुस्नो-फेदन। बुस्नो-फेदन। ठीक। इसके अलावा जो कालीबंगा है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर दाएं से बाएं से दाएं से बाएं की ओर जो लिखा जाता था उसको क्या नाम दिया गया था? देखिए, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, इसको नाम नहीं दिया गया, लेकिन दाएं से बाएं की ओर लिख के फिर अगली लाइन बाएं से दाएं लिखी गई, फिर अगली लाइन दाएं से बाएं लिखी गई, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं लिखी गई। ठीक है, इसको बुस्नो-फेदन कहा गया। सर प्लीज इंग्लिश में बता दीजिए, बाएं दाएं बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखिए, बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम लोग जब लिखते हैं, आप जब लिखती हैं तो आप कागज के लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए राइट साइड में आती हैं, है ना? यस सर। ठीक है। तो जबकि उर्दू क्या होती है, उर्दू में हम राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं पेपर के और लेफ्ट साइड आते हैं, है ना? जी सर। और फिर जब पहली लाइन खत्म जी हो सर। जाती है तो हम फिर राइट साइड में आते हैं और लिखना शुरू करते हैं और लेफ्ट साइड में आते हैं। ठीक। जबकि जी सर। हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा में वो राइट से लिखना शुरू करते थे, लेफ्ट में आते थे, और जब पहली लाइन में पूरा लिख लेते थे तो जो सेकंड लाइन लिखते थे वो फिर लेफ्ट से लिखते हुए राइट में आते थे, फिर लाइन खत्म हो जाती थी तो अब राइट से लिखते हुए लेफ्ट में आते थे, और ऐसे ही करते रहते थे। इस सिस्टम को बोला गया बुस्नो-फेदन। बुस्नो-फेदन। ओके सर। अब अगली इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कालीबंगा में जो अंत्येष्टि होती थी, या मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता में जो अंत्येष्टि होती थी, वो 3 तरीके की अंत्येष्टि होती थी। किसी के मरने पर जो अंतिम संस्कार था वो 3 तरीके का था। पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण, और तीसरा था आपका प्रतीक समाधिकरण। और इसके अलावा दाह संस्कार के भी प्रमाण आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप में से किसी को पता है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और प्रतीकात्मक समाधान का मतलब क्या होता है? पूर्ण में तो आई थिंक सर पूरा होता था, और आंशिक में थोड़ा बहुत लिटिल बिट, और लास्ट वाला आपने क्या बोला था सर? प्रतीकात्मक।
उसमें उसका कोई मतलब एविडेंस टाइप से प्रतीक तो मीन्स कोई वो होता है ना, सिंबल डिनोट करता है। अच्छा, और कोई? सर आई एम जस्ट गेसिंग, नॉट श्योर अबाउट दैट। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गेस करना अच्छी बात है। और कोई? सर पूर्ण समाधि में हाँ पूरी बॉडी को बना दिया जाता होगा। हाँ, ठीक है। और आंशिक में सर थोड़ा बहुत मतलब कि छोड़ दिया जाता होगा, मतलब कि हाफ बॉडी मींस। मतलब थोड़ा कैसे, पैर दबा दिए जमीन में बाकी बाहर? नहीं सर, मतलब कि सर पूर्ण समाधि में क्या किया जाता था, बॉडी को दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। ठीक है। आंशिक समाधि में शरीर को खुला छोड़ दिया जाता था जानवरों को खाने के लिए। ठीक है, ठीक जी है। सर। हाँ और देखिए, दाह संस्कार पूरा हो जाता होगा। हाँ देखिए, दो बातें। दाह संस्कार एक अलग चीज हो गई। समाधिकरण का मतलब होता है समाधि बनाना, यानी कि दफनाना। तो पूर्ण समाधिकरण का मतलब था किसी की डेथ हुई, उसकी बॉडी को दफना दिया गया, जैसे मुस्लिम्स वगैरह दफना देते हैं, ये पूर्ण समाधिकरण है। यानी कि डेथ हुई और बॉडी को कब्र खोदी और उसमें उसको दफना दिया, ये पूर्ण समाधिकरण है। आंशिक समाधिकरण जैसा आपने बताया बिल्कुल सही है, उसको खुला छोड़ देते थे, जानवर चिड़ पक्षी जो थे, गिद्ध वगैरह खाते थे, और उसके खाने के बाद जो फिर बचा हुआ हिस्सा होता था उस हिस्से को दफना देते थे। यह था आंशिक समाधिकरण। ठीक है, क्लियर? प्रतीकात्मक ठीक है। समाधिकरण क्या होता था कि दाह संस्कार कर देते थे। दाह संस्कार करने के बाद जो भी उसके बची हुई अस्थियां होती थी, जो राख होती थी, उसको एक कलश में भर लेते थे और उस कलश को दफना देते थे। इसको प्रतीकात्मक समाधिकरण बोलते हैं। और क्योंकि कलश में भर के दफनाते थे, इसीलिए इसको कलश समाधिकरण भी कहा जाता है। तो भैया इनमें जैसे कि मतलब एक वो भी तो होता था ना कि जैसे अपन दफना रहे हैं तो उनके साथ उनकी जो जरूरतों की चीजें होती थी वो भी दफनाते थे, हाँ तो बिल्कुल दफनाते वो थे, कौन से बिल्कुल। टाइप में थे? ये तो नॉर्मल एक वो था, ये समाधिकरण के उसमें नहीं होता है। कभी कभार तो पति और पत्नी को एक साथ दफना दिया। ठीक है, हम्म। तो सती प्रथा के प्रमाण अच्छा। भी एक तरीके से मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, एक हम्म। जगह बकरी दफनाई हुई मिली है साथ में। ठीक है। मतलब ये समाधिकरण के उसमें नहीं आता हाँ, समाधिकरण टाइप का में? मतलब है कि बॉडी को किस तरीके से दफनाया जा रहा है, वो समाधिकरण हो गया। तो आप पूर्ण समाधिकरण, आंशिक और प्रतीकात्मक समझ गए। जी। ठीक है। जी सर। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कालीबंगा में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छेद है। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर सर्जरी वगैरह भी की जाती रही होगी। ठीक है। तो भैया ये जो कालीबंगा में हाँ, तीनों टाइप के समाधिकरण होते थे? कालीबंगा में हमको तीनों मिले हैं। ठीक है, ठीक। ये हमारे पास कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी, मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास साइट्स थी। एक हम और देख लेते हैं, धौलावीरा। धौलावीरा हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है धौलावीरा में हमारे पास वाटर रिजर्वायर मिला है ना? यही मिला है ना? आपने भैया अभी समाधिकरण के बाद और क्या मिला है कालीबंगा से, ये आपने क्या कालीबंगा में बताया? एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छेद हैं, लगभग 6 छेद के आसपास है उसमें। तो ये माना जाता है कि उसका सर्जरी वगैरह की जाती रही होगी उस समय वहां पर। ओके। ये अनुमान है, वो छेद कैसे हुए इसके बारे में रियल एविडेंस कोई नहीं है, ये अनुमान लगाया गया है। जी। ठीक है। अच्छा, धौलावीरा एक और देख लेते हैं हम लोग। धौलावीरा, धौलावीरा का जो मतलब है वो है सफेद कुआं। धौलावीरा मतलब सफेद कुआं, और कच्छ के रण में है ये शहर। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इस शहर की खासियत क्या थी, कि ये शहर 3 भागों में डिवाइडेड था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो मिला ही है, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज और मिली है। यहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला है, एक एक पट्टी मिली है जिसमें 10 अक्षर लिखे हुए हैं। तो ये एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है कि 10 विशाल अक्षरों वाला जो एक साइन बोर्ड है वो कहाँ से मिला है, तो उसका जवाब है धौलावीरा से मिला है। और यहाँ पर इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि जल प्रबंधन व्यवस्था का भी उदाहरण मिलता है। ठीक है। पानी कहाँ से लाया जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 नदियां यहाँ से बहती थी, एक नदी का नाम था मनहर और दूसरी नदी का नाम था मंदसार। ठीक है, मनहर, मनहर और मन।
हाँ, मनहर और मंदसार, इन नदियों पर बांध बनाकर उसके पानी को हार्वेस्ट यहाँ पर किया जाता था। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि धौलावीरा को अभी रिसेंटली यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और ये भारत का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। अच्छा, आप लोग देखिएगा, घबराइएगा नहीं, अगर आप लोगों का मन न लग रहा हो तो बता दीजिएगा। नहीं सर, लग रहा है मन। मन तो लग रहा है, पर भैया क्या इसमें नेट डाटा ज्यादा कंज्यूम होता है क्या जूम पे? हाँ, डाटा तो कंज्यूम हो गई। तो मन लग रहा है, लेकिन अब सर जा रहे हैं तो भोजन का प्रबंध करने। अच्छा, बस इतना थोड़ा सा नहीं कर सर, लीजिए। इतना नहीं हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, इतना डाटा डाटा कंज्यूम नहीं खत्म होता हो सर इस गया पे। तो पता नहीं, तो कोई क्वालिटी वालिटी का ऑप्शन आता है क्या कम वम करने का? मेरा तो 90% हो गया पूरा। नहीं, इसमें बाकी दिन में कंज्यूम हो गया होगा। नहीं हुआ तो दिन में भी है, पर अभी कुछ ज्यादा कर लिया। अरे सर बातें वो Zoom पे चलिए ज्यादा नहीं होता चलिए सर। चलिए चलिए 10 मिनट और देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसके अलावा एक और चीज जो शीट में नहीं है वो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब तक तो नहीं पूछा गया है, कि धौलावीरा से एक खगोलीय वेधशाला भी मिली है। सॉरी, हाँ, धौलावीरा से खगोलीय, इसको लिख लीजिए कहीं पर, धौलावीरा से खगोलीय वेधशाला भी, ठीक है, खगोलीय वेधशाला भी धौलावीरा से मिली है। लोथल आपको पता है लोथल की इंपॉर्टेंस क्या है? लोथल आपका बंदरगाह नगर था। लोथल में आपको गोदीवाड़ा मिला है। बाकी हम लोग लोथल का डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर लोथल में हमारी जो तांबे की भट्टियां मिली हैं, लोथल में ही हमारे पास कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर मनके और आभूषणों का निर्माण भी किया जाता था। ठीक है, लोथल में। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। लोथल से क्या? लोथल में हमें मिला है, एक तो बंदरगाह है लोथल में। दूसरी बात है, लोथल में हमें तांबे की भट्टियां मिली हैं। तीसरी बात हमारे पास है, लोथल में हमें मिला है क्या नाम है उसका, मनके, यानी कि जो बीट्स होती है ना, बीट्स बनाने के कारखाने के एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा सर हाँ ये जी, मनके बनाने के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। ये 2-3 जगहों से प्राप्त हुए हैं। हाँ, ये लोथल से भी मिले हैं, तो चन्नू दाड़ो से भी हाँ, मिले हैं, और 2 जगहों से और मिले हैं। और धौलावीरा से भी शायद हाँ, मिले हैं। धौलावीरा से भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सर 3-4 जगहों से। मन के क्या होता है? मनके होते हैं बीट्स। हार। बीट्स, जैसे आप कोई माला पहनती है उसमें मोती पड़े होते हैं ना, बीच में छेद होता है, बीच में जी धागा जी डाल जी, देते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसको मनके या बीट्स बोलते हैं। जी सर। ठीक है। और लोथल से हमारे पास, देखिए, हमने ही बताया था कि बेसिकली ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी एक व्यापारिक सभ्यता थी, और इसका जो अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत था वो हमारे पास व्यापार था। जो और यहाँ पर ये लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करते थे, और क्योंकि लोथल एक बंदरगाह नगर था इसलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक बड़ा सेंटर लोथल था। ठीक है, इसका एविडेंस इस चीज से भी मिलता है कि लोथल से आपको फारस यानी कि पर्शिया की एक सील मिली है। फारस की एक सील लोथल से मिली है, जो ये बताती है कि फारस का यहाँ से संबंध था, वहां से यहाँ पर लोग आते जाते रहते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी सर, क्लियर है। हाँ। यस सर। दूसरी बात है, यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताऊं, लोथल क्योंकि समुद्र के किनारे था और एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, तो यहाँ की लोथल की, स्पेशली लोथल की जो अर्थव्यवस्था थी वो समुद्र पर डिपेंडेंट थी। ठीक है, और आपको पता है लोथल गुजरात में है, समुद्र के किनारे है, अक्सर तूफान वगैरह आते रहते हैं, आज भी आते रहते हैं और तब भी आते रहे होंगे। तो ये लोग समुद्र की पूजा करते थे और समुद्र को ये देवी मानते थे, और उसका नाम इन्होंने रखा था सिकोतरी देवी, सिकोतरी माता। तो समुद्री देवी का नाम था लोथल में सिकोतरी माता। ठीक है, सर भैया क्या नाम था? सर ये लिपि तो आज तक समझी नहीं गई है, तो पता कैसे चला होगा कि समुद्र को सिकोतरी माता मानते थे? हाँ, देखिए,
यहाँ की लिपि नहीं समझी गई है, लेकिन इसकी जो हमारे पास जो कंटेम्पररी जो दूसरी हमारे पास है, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, वहाँ की कुछ अभिलेख मिले हैं, तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला है जिसके बारे में, जिसमें लिखा हुआ है दिलमन, मेलुहा, मगन, उसमें और भी कई सारे। हाँ, बोगज कोई नहीं, बोगास कोई नहीं, बोगास कोई तो आर्य से संबंधित नहीं, है, बोगाज कोई नहीं। बोगास कोई तो आर्य से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके के जो एविडेंसेस हैं उनसे ये अंदाजा लगाया गया है। और देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, ये सब अंदाजा है, हवा में सारी बातें चल रही हैं, वास्तविकता क्या है ये तो उस जमाने के लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सब अंदाजे लगाए गए हैं, और जिस पर ज्यादा लोगों को विश्वास हो गया वो उन्होंने कहा कि ठीक है यही रहा होगा। ठीक है ना? जी सर। हाँ। तो हम लोग आज इतना रखें, अभी हम लोग कल फिर इसको लेके चलेंगे आगे। ठीक है, ये ठीक ओके कितने सर। टाइम पे ऑन होती है भैया ये क्लास? 8:30 पे। अच्छा, एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, आप शीट पूरी पढ़ लीजिएगा। आप जो क्या नाम है इसका, जो एनसीईआरटी की जो शीट मैं आपको भेज दूंगा अभी, वो पूरी पढ़ लीजिएगा, और उसमें कोई डाउट होगा तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, और फिर इसको कल खत्म करके जो आगे की चीजें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। एक चीज और मैं आपसे बोलूं कि अभी रिसेंटली एक जो जगह है जो बहुत न्यूज में रही थी, सोनौली जी, उसके बारे में कुछ पता करके आइएगा कल। ठीक है? ठीक सर। हाँ सर, नई नई जगह मिली है वो। हाँ, सनौली बागपत जिले में है। हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में पता करके आइएगा, उसकी बात करेंगे, इसको फिनिश करेंगे और आगे पढ़ेंगे कल हम लोग। ठीक है? ओके सर। हाँ जी, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Okay, thank you, sir. वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। शुभ रात्रि सर। राधे शुभ राधे रात्रि सर। आप लोगों को भी। राधे राधे सर। राधे राधे। भैया सबकी तरफ से शुभ रात्रि। हाँ जी, चलें बंद करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके सर। हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले। हेलो। हाँ जी, बोले। सर, सी सेट का कुछ पैटर्न चेंज होगा सर, ऐसा लग रहा है? हाँ, देखिए, खबर तो आ रही है कि सीसेट खत्म कर रहे हैं, ऑप्शनल खत्म कर रहे हैं, लेकिन तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए। ठीक है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीक या उसके आसपास हम लोग सीसेट की तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक, और पढ़ते रहेंगे, खत्म होता है तो बंद कर देंगे, नहीं खत्म होता है तो जारी रखेंगे। जी सर। ठीक है, मजा आ रही पढ़ने में आप लोगों को? जी सर, बहुत मजा आ रही है। यस। छोटा सा डाउट था सर। हाँ जी, बताएं। सर, एक डाउट था सर, छोटा हाँ सा। हाँ हाँ, बताएं। सर, जैसे एक पॉइंट में पढ़ रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का विभाजन जो था जाति के आधार पर न होकर वर्गों में विभाजित था। हाँ, तो सर ये मतलब वर्ग जो थे ये काम करने के वर्ग थे, या एक जो जाति पे तो डिपेंड नहीं था, तो ये वर्गों में विभाजित था, मतलब हाँ, काम करने के आधार पे विभाजित था। हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं, जो जातियों के आधार पर विभाजन शुरू हुआ है वो सिंधु सभ्यता के बहुत बाद शुरू हुआ है, और वो हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो उसके पहले जाति नाम की कोई चीज थी ही नहीं, यहाँ पर वर्ग विभाजन था कि अमीर लोग, गरीब लोग, इस तरीके से विभाजन था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, है ना, इस तरीके से आधारित विभाजन था। जाति के आधार पर विभाजन नहीं था, क्योंकि जाति आधारित विभाजन आपका शुरू हुआ है कहाँ पर? लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है ना? हाँ, वो वेदिक के अंदर जो। हाँ हाँ हाँ, जी भैया। हाँ जी, ठीक है, चलें फिर, रखें, कल मिलते हैं। जी सर। हाँ जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू सर। हाँ जी, गुड नाइट।